आज 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती है और उसके स्मृति में हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले याद करेंगे, 2 मिनट मौन रखेंगे और फिर हम लोग आज के सत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हम 4-5 लोग अभी सुबह प्राध्यापक कल्याण साखरकर, जीजा राठौर। जन्मदिन में मौन रखना जरूरी है क्या? जन्मदिन नहीं, बस हम लोग ताली बजाने हो जाएगा। ओके, नारा ताली। आप लोगों के प्रतिनिधि के तौर पे हम 5 लोग सुबह जो है यहाँ के हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट जाकर राजस्थान हाई कोर्ट वहाँ पर भी ठीक है, आप नारा लगवा दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैसे कि मंथन ने बताया, हम सब अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक साथ इस प्रांगण में इकट्ठा होना और सह चिंतन करना, राजकीय बातों पे, आर्थिक बातों पे, मानवीय बातों पे, अपने अधिकारों पे और मानवीय मूल्यों पे। लेकिन उसको हमारे सबको एक सूत्र में संजोने वाले हमारे बीच सवाई सिंह जी हैं। तो मनीषा बंगाल से आई हैं, बंगाल की एक निशानी उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में, स्नेह के रूप में देना चाहती है। मनीषा आइए। सवाई सिंह जी आप में हमारे पास आइए। आपने कुछ नहीं किया है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। एक छोटी सी बात है, बस एक बात हमको बोलना है। कल बंगाल की नया साल है, पहला बैसाख जिसको हम कहते हैं, और ये बंगला साल अकबर के समय से शुरू हुआ है, इसीलिए बाकी भारत के साल से थोड़ा अलग है। और बांग्लादेश में भी बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है और हम मानते हैं कि बंगालियों का खास जो त्योहार है वो ये है, जो पूरा सेकुलर है और इसमें हर साल लोग मंगल शोभा यात्रा करके निकलते हैं, जिसमें तरह तरह की चीज जो हम बनाते हैं, वो कोई मछली का कुछ हो, वो कोई घट हो, ये सब लेके चलते हैं। तो हमारे शांति निकेतन में भी रविंद्रनाथ में आज का दिन संक्रांति का है और कल दोनों दिन वहाँ उपासना खास रहता है। और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि हमारी जो लोकायत परंपरा है उसमें जो लोग हैं, वो लोग इसके दिन को संक्रांति मनाते हैं। तो हमारे वहाँ जो महिला सम्मेलन में एक लड़की आई थी जो खुद अपने हाथों से ये बनाती है और उसका एक खास है कि उसका बाबा पंजाब का है, पंजाब में भी बैसाखी है, तो उसने खुद हमको दिया था कि ये 2 आप ले जाइए। खुद अपने हाथों से ये बातिक का काम जो शांति निकेतन का मशहूर है बना के दिया है, तो उसकी तरफ से हमारी महिला सम्मेलन की तरफ से हम आप दोनों को देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आनंद जी को हमारे परिवार के वरिष्ठ साथी होने के नाते अनुरोध करूंगी कि वे सवाई सिंह जी को सम्मानित करें। गौरव की बात है, मैं आपको करूँ कि आपने लिखी? नहीं, अभी ये उल्टा करना था। बहुत बढ़िया। हमारे बीच गोपाल जी हैं, आपसे भी, गोपाल चरण जी आपसे भी अनुरोध है, आइए। आप हम लोगों के साथ जिस तरह से लगे हुए हैं, लगता ही नहीं कि मैंने पहली बार आपको देखा है, इसलिए ये स्नेह आपके लिए। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। गोपाल जी ने कई बार गांधी विचार फैलाने की राजस्थान की यात्रा की है, साइकिल यात्रा और साइकिल यात्रा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद आपके साथ खड़े हैं। सवाई सिंह जी के बहुत ही अभिनव, बहुत ही बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बंगाल को, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब की तरफ से और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के संयोजक डॉक्टर के रहते हुए आप सबको एक बार पुनः बधाई और उससे जुड़ा हुआ एक जनगीत का टुकड़ा आपको सबको सप्रेम भेंट करते हैं, खासतौर से बंगला के नए साल के शुरू होने के बाद। जब तक अपने स्वप्न रहेंगे, स्वप्नों के संघर्ष रहेंगे, जब तक अपने स्वप्न रहेंगे,
संघर्ष रहेंगे, जब तक फूलों में रंग खुशबू, जब तक फूलों में रंग खुशबू, पत्तों में जब तक हरियाली, जब पत्तों में जब तक हरियाली, धरती पर जीवन की हलचल, धरती पर जीवन की हलचल, जीवन के होठों पर लाली, धरती पर जीवन की हलचल, जीवन के होठों पर लाली, तब तक सृजनों के संघर्षों वाले अपने छंद रहेंगे, जब तक अपने स्वप्न रहेंगे, स्वप्नों के संघर्ष रहेंगे, जब तक अपने स्वप्न रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, अभी पूरा संगठन का सत्र है। हम लोग यहाँ से कार्यक्रम और संगठन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर कुछ लोगों को जोड़ना है, जिम्मेदारियाँ बांटनी है, कार्यक्रम करना है, संगठन का भविष्य क्या होगा व्यवहारिक संदर्भों में, वो सारा कुछ अभी के आज का दिन उस पर समर्पित है। और कम से कम हम लोग 3 तक इसमें आज चलाने की बात है। कुछ लोग बीच में निकल सकते हैं, जैसा प्रोग्राम में लोगों का 4 बजे के आसपास निकल सकते हैं, लेकिन उस कारण से हम लोग की चर्चा बाधित नहीं होगी। हमारा हम लोग का मानना ये है कि जो निर्णय वाला हिस्सा है, जो एकदम जरूरी निर्णय वाला हिस्सा है, वो उनके जाने के पहले हो जाए, ये हम लोग करेंगे। तो अभी लगातार 2 सत्र उसी पर हम लोग करेंगे। अभी 2 घंटे का पार्क के बीच का होगा, उसके बाद आधा घंटा के लिए सवाई जी यहाँ एक कार्यक्रम का एक स्थल का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए हम लोग को ले जाएंगे। उसके बाद फिर आके हम लोग खाना, अगर उसमें तो हो गया नहीं तो फिर हम लोग बैठेंगे। मतलब उसमें थोड़ा सा समय में आगे पीछे हो सकता है कि 1 घंटा के लिए बैठे, लेकिन अभी लगातार 2 घंटा के लिए बैठेंगे। आज के दिन थोड़ा ढीला या बहुत सारे कामों की वजह से इधर उधर बिखर सकता है, लेकिन हम लोग को नहीं बिखरना है। हम लोग को निर्णय लेके ध्यान से ये करना है। और अभी के सत्र के संचालन में कल के जो 2 साथी हैं, वो ज्ञानेंद्र और आलोक रहेंगे, साथ ही मनीषा, शशि शेखर सिंह, दीपक जी और हम ये भी रहेंगे। और दोनों मैंने अभी के संगठन के सारे सत्रों का संचालन में हम लोग रहेंगे। आनंद जी संचालन के लिए माथा पर्ची नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग के साथ रहेंगे। आइए आप लोग आते जाइए इधर। दीपक जी, शशि जी, मनीषा जी, आलोक जी, ज्ञानेंद्र जी तो बैठे हुए हैं, पहले से कब्जा किए हुए हैं। संगठन मतलब कि इसका जो नाम दीजिए जो समझ में आए, इस सामूहिकता, इसी का सब इसका नाम अक्सर बोलते हैं। नाम के चक्कर में बहस होने लगती है, तो सामूहिकता या कॉलेक्टिव, इस सामूहिकता का जो भी स्वरूप आप माने, लेकिन उसके कार्य को और उसके ढांचे को ठोस बनाने के लिए और लगातार सक्रिय बनाने के लिए और हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसमें लगता है कि सबके पास कागज होगा, लेकिन हम लोग साथियों की क्या स्थिति है वो उस संदर्भ में सब व्यक्ति से जो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान में हैं, कोर कमेटी में भी हैं, नहीं भी हैं, लेकिन यहाँ जो शामिल हैं, जो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के साथ जुड़ के आगे कुछ करते रहना चाहते हैं, तो उनसे कागज में हम 3-4 चीजें मांगना चाहते हैं। वो है कि अपना नाम अपने कागज में दीजिएगा,
अपना उसके आधार पर हम लोग ज्यादा ठोस योजना बना सकते हैं, क्योंकि जो भी सलाह आएगी तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फोर्स क्या है, कितने लोग समझ ले पाएंगे, क्या कर पाएंगे, किस इश्यू पर ज्यादा हम लोग कर पाएंगे, ये सारा को समझने के लिए नाम, अपनी जगह, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान आपके सार्वजनिक गतिविधियों में, सार्वजनिक गतिविधियों में किस क्रम पर है, पहली प्राथमिकता में है, दूसरी प्राथमिकता में है, तीसरी प्राथमिकता में है, ये आप कितना समय दे सकते हैं, यानी बाहर नहीं समय दे सकते, उसमें जो भी आपकी स्थिति हो वो, और आप दो मुद्दा अगर कहा जाए तो आपकी रुचि का कौन सा मुद्दा है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, एक दीजिएगा तो अच्छा है, लेकिन दो कम से कम हो तो ये आप लोग लिख के बीच में अपना दे सके तो दें। उसके पहले कुछ लोग जो संसद पर अपनी राय रखे हैं, जो प्रस्ताव रूप में है, बाकी लोग भी राय देंगे, लेकिन पहले जो लिख के लाए हैं उसमें सुशील जी, आनंद जी का तो कल आनंद जी रख दिए, तो सुशील जी, आलोक, दिनेश प्रीमन और हम लोग अपनी वैचारिक जो बात हम लोग रख लेंगे, उसके बाद फिर आगे की चर्चा संसद को किस रूप में देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले सुशील जी तो अभी निकले हैं अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने, तो सबसे पहले आलोक अपनी बात रखेंगे, उसके बाद दिनेश जी। वैसे तो पर्चा जो है पहले ही मंथन जी को हमने भेज दिया था 1 महीना पहले, तो वो आप लोगों के पास है, तो उसको पूरा पढ़ना तो लगता है कि समय का जाया होगा, क्योंकि लगभग सभी लोग पढ़ लिए, जैसा 4-5 लोगों से मेरी बात हुई, तो लेकिन फिर भी उसका एक संक्षिप्त रूप जो है मैं कह देना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो पर्चे में कुछ बातें जो है वैसी साफ न हो, फिर भी तो पहली बात सूत्र रूप में मैं रख दे रहा हूँ, बाकी हम लोग चर्चा उस पर जब करेंगे, अगर कोई सवाल होगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहली बात यह है कि कोई भी परिवर्तन की कोई वाहक शक्ति होगी, और उस रूप में संगठन की अनिवार्यता, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि बिना संगठित ताकत के कोई लड़ाई जीती गई है, तो संगठन की अनिवार्यता इस सेंस में हम मानते हैं, और आज के परिदृश्य में वो और भी महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, उस पर्चे में विशेषकर ध्यान दिया गया। तो पहली बात उसमें ये है कि यहाँ पे हम लोग 3 पीढ़ी के लोग हैं। कांग्रेस केंद्रित युग एक चला। कांग्रेस केंद्रित युग का मतलब केवल वो संगठन के तौर पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी के तौर पे नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति के तौर पे, शासन प्रणाली के तौर पे, चुनाव लड़ने वाले के तौर पे, आंदोलन के तौर पे कांग्रेस का एक बड़ा युग लंबे समय तक चला। हो सकता है कि पार्टियां अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, लेकिन कांग्रेस की कार्य संस्कृति और उसकी शासन प्रणाली, उसकी सोच लगभग सभी जगहों पे लागू है। अब जो स्थिति बन रही है वो कांग्रेस का लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है, और लगभग वो अपने समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उसकी वजहों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पे रूसी क्रांति और गांधी से प्रभावित जो कांग्रेस जिस प्रभाव में पैदा हुई, वो 1990 तक आते आते उसने अपने रूसी क्रांति यानी समाजवाद साम्यवाद से नाता तोड़कर, गांधी से नाता तोड़कर एक दूसरी तरह की कांग्रेस बनी, और उसके बाद सोवियत संघ का उसमें कोलैप्स होना और वो ऐतिहासिक घटना को जोड़ के कांग्रेस एक पूंजी के दौर में चली गई। तो कांग्रेस की गिरावट लगातार उसमें दर्ज की गई, और अब उसकी वापसी की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। हो सकता है कि चुनाव लड़ने के संदर्भ में वो कुछ सीटें जीतती रहे और विपक्ष की भूमिका भी बनी रहे और 2-4 राज्यों में भी सरकारें, लेकिन उसकी कार्य संस्कृति और शासन प्रणाली और उसकी सोच का मामला अब जो है संभव नहीं दिखता। ये प्रस्थान बिंदु पहला है। दूसरा
ये संघ केंद्रित युग है और इस संघ केंद्रित युग में हमें संघ के बारे में जितना भी समझ बन पाए वो हमें बनाना होगा। हमें केवल संघ का समर्थक या विरोधी होने पर संघ को समझना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर हम विरोधी मानसिकता से बात करते हैं तो संघ को एक संगठन के तौर पे अभी नहीं समझ पाए। हमारा उस पर्चे में विश्लेषण ये है कि संघ की सामर्थ्य, सीमा और उनकी जो कमजोरी है उसके बारे में हमें अंदर से व्यापक स्तर पे सोचना चाहिए, केवल बाहरी तौर पे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि संघ केंद्रित युग की जो शुरुआत हुई है उसमें अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो उसकी जितनी भी सोच, उसकी संस्कृति, उसके मंत्र और तंत्र, उसके तरीके बिल्कुल फर्क है जो कांग्रेस के। और वो मंत्र तंत्र और सोच लगभग अब सब जगहों पे, चाहे पार्टी कोई भी हो, उसको मान रही है और उस पर चल रही है, चाहे जो भी जिस तरह के चुनावी दल है। ऐसे में लेकिन ये पिछला जो 10-12 साल गया, इस 10-12 साल में संघ का उत्कर्ष हो गया, एक सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया और पिछले कुछ समय से उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वो आंदोलन को डील नहीं कर सकता, उसको नहीं पता, उसके पास कोई खास दर्शन नहीं है, उसके पास इस देश के इतिहास को ठीक ढंग से समझने की कोई ज्ञान विज्ञान का उसके पास संगठन नहीं है। जैसे कांग्रेस ने ज्ञान विज्ञान का संगठन बहुत ठीक से बनाया था आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार उसके पास, और आज भी है, जो भी विक्रे स्वरूप में। लेकिन इनके पास न होने से इनका उत्कर्ष जितनी तेजी से हुआ है उतनी तेजी से ये गिरावट की तरफ भी जा रहे हैं। और इनकी गिरावट केवल चुनावी गिरावट नहीं है कि मोदी को कुछ या भाजपा को कम सीटें मिली है या मोदी कमजोर हुए, बल्कि वैचारिक तौर पे भी साफ दिखता है कि संघ के पास अभी कहने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। उसका एक ताजा उदाहरण ये है कि 100वें साल में संघ का संगठन चल रहा है और उन्होंने आज के 3-4 साल पहले 3 साल का कार्यक्रम लिया था, 99, 100 और 101 का, और देश भर में वो मनाने के लिए उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने इस पूरी बात से विड्रॉ कर लिया है, यानी कि अब वो किसी भी तरह के 100वें साल का अपना उत्सव समाज के भीतर जाके मनाने के लिए तैयार नहीं। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अब उनके पास एक बड़ा 25-30 साल में उन्होंने जो प्रोग्राम लिया था, भगवान का घर बनाएंगे, भगवान का घर बनाएंगे, भगवान का घर बन चुका, राम का घर बनाएंगे, भगवान का घर बनाएंगे, वो बन चुका है। उनके पास इसके अलावा 100 साल में अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ खास ऐसी बात नहीं बची है जिसके आधार पे वो समाज के भीतर जा सके। और उनके भीतर इस वजह से पूर्ति खबरें नहीं, बल्कि दार्शनिक स्तर पे जो भी उनकी बहसें हैं वो भी सामने लगातार आ रही है। जैसे अभी कुछ समय पहले मोहन भागवत कहीं गए थे तो जय श्री राम का से ग्रीट किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा जय श्री राम का नारा आप न लगाइए। सवाल ये है कि संघ की लगातार गिरावट और कांग्रेस की समाप्ति के जिस सिलसिले पर है, हमारी तीसरी पीढ़ी के लिए जो नया मनुष्य, नया समाज, नया राष्ट्र, नए तरीके के निर्माण काम करना है, उसको कौन से लोग करेंगे, कौन सा संगठन करेंगे, ये पूरा गैप है। आज पूरे राष्ट्र के स्तर पर इस राष्ट्र को, इस देश को चलाने के लिए कोई भी राष्ट्रीय संगठन नहीं है जिसकी आम जनता में स्वीकार्यता हो, यानी कि संघ और कांग्रेस की स्वीकार्यता बिल्कुल कम पे है। ऐसे में ये राष्ट्र बिना राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व के चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। हम लोग 3 साल पहले इस बात को, मैं इसमें एक बात इसलिए कह रहा हूं कि संघ और कांग्रेस की नीतियों में कोई खास फर्क नहीं है, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे अन्य नीति है। कुछ मामलों में थोड़े थोड़े फर्क है, लेकिन मूलतः जनता के पक्ष में आके खड़े होने का साहस या इच्छा या उनकी शक्ति नहीं। सवाल ये है
कि हम लोग क्या करें। 3 साल पहले जब जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का गठन, बनारस में पहली बार लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के गठन की प्रक्रिया के लिए पहली बार 200-250 लोग देश भर के बहुत ही नेतृत्वकारी शक्तियां वहां पे जुटी थी और वो इस गैप को पकड़ रही थी। और उस समय भी ये बात मुझे याद है कि आनंद जी ने कहा था कि हम 5 जून को उत्सव मनाएंगे। उत्सव उस रूप में तो नहीं, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में उत्सव मनाने लायक की स्थिति तो बनी गई उनकी हार का। ये बात सबको समझ में आ रहा था कि कांग्रेस गिर रही है, उनके पूरे दर्शन के स्तर पे, सोच के स्तर पे, उनके संगठन के स्तर पे, और संघ भी पीछे हटेगा, उसकी भी गिरावट लगातार अब तय है। उस गैप को भरने के लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की प्रक्रिया, उस गैप को भरने के लिए 22 में 3 अगस्त में पूरे देश से 200-250 लोगों ने जुट के उस गैप को भरने का एक तरीका बनाया। और उस समय क्योंकि तत्कालिक परिस्थितियों में उस समय संघ और भाजपा को चुनाव में हराना एक जरूरी काम था, तो इसलिए इस काम को अपने हाथ में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान ने लिया और उसका परिणाम और उनके जैसी ताकतों की कोशिश, जनता के असंतोष, इन सब को मिला के जो परिणाम सामने है वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के चुनाव के बाद से जो उसने 22 में तय किया था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो जनता के पक्ष में खड़ी हो, जो मानवता के पक्ष में खड़ी हो, जो प्रकृति के पक्ष में खड़ी हो, ऐसे एक संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है। उसको लेकर एक बार फिर से, और वो पर्चा मेरे पास आज भी है जो पहली बार फटा था कि इस तरीके का जो 1 साल 2 साल में हम लोग तमाम जगहों पे बातचीत करेंगे, उसके बाद से एक संगठन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम आज जहां खड़े हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण ने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, पुणे के सम्मेलन में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम नारा दिया, बेरोजगारी हटाओ, लोकतंत्र बढ़ाओ। उसके भीतर तमाम और बातें, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि अभी हमें जो है इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पे एक साथ संगठित होकर सांगठनिक स्तर पर हमको लड़ना हो। इसको बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम लोग जब सचिंतन शिविर में हैं, तो ये संगठन का क्या स्वरूप हो सकता है, ये संगठन की प्रक्रिया क्या बन सकती है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ जो लार्जर ग्रुप बदलाव के लिए आज भी लगे हुए हैं, उनके साथ कैसे संवाद हो, कैसे एक नया संगठन बने जो कम से कम चुनाव गैर चुनाव की बहस से ऊपर, दलीय गैर दलीय बहस से ऊपर, जो तत्कालिक मामलों को तो अपने आप वो कोशिश करे ही, लेकिन दीर्घकालिक मामलों में भी अपनी नीति को साफ करते हुए इस देश को, राष्ट्र को, समाज को एक नए ढंग से तैयारी करें। ये तीसरी पीढ़ी का सवाल है। पहली और दूसरी पीढ़ी सामने बैठी हुई है, तीसरी पीढ़ी के लोग इसलिए यहाँ पे नहीं है, ये कोई बाई चांस नहीं है कि वो नहीं है या कोशिश नहीं हुई है, बल्कि इसलिए नहीं है कि वो हमारे सवालों से कैसे जुड़ेंगे, कैसे वो उनके सवालों से हम जुड़ेंगे। ये प्रक्रिया की भी शुरुआत हमें एक व्यापक स्तर पे देखने को, चलाने को कोशिश करनी पड़ेगी। हमारा अनुभव उत्तर प्रदेश का हम शेयर कर सकते हैं कि जब जो है हम लोगों ने लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की 25 जिलों में लगभग बैठक की, और उसके बाद से आनंद जी, मंथन जी और बहुत सारे लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के लोग आए। वहाँ पे हम लोगों की जो बात हुई थी, मैं उसको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ अपने साथियों को कि हमें इस देश के ताकतवर कार्यकर्ता आधारित संगठन के निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ हमें जनता के संगठन की जरूरत है।
और इसको पूरा करने के लिए हमें एक नए तरह के संवाद प्रक्रिया चलाने की जरूरत होगी और इसके लिए हमें आपस के कुछ लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के साथियों के जो अब तक के 40-50 साल के 20 साल के अनुभव है, उनके साथ हमें इन नौजवान लड़के लड़कियों के साथ किस तरीके से हम संवाद कर पाएंगे, कैसे अपने साथियों के साथ बात कर पाएंगे और संगठन निर्माण की प्रक्रिया कर पाएंगे, इस बारे में व्यापक स्तर पर पर्चे में भी चर्चा की गई है और यहाँ पे भी अगर कुछ संभावना बनती है तो वो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। हाँ, तो जो साथी पहले से जो सांस्कृतिक स्तर पर सांस्कृतिक विषय पर सोचे हुए हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन उसके बाद 5 से 7 मिनट में हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उनको मिलेगा। एक बात आलोक जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष संवाद प्रक्रिया जनसंगठन का विस्तार करने के लिए, जनता के संगठन का विस्तार करने के लिए प्रत्यक्ष संवाद की एक प्रक्रिया लोग जगह जगह जाए जो हैं उनको एक चलाने की जरूरत है। एक कार्यक्रम उन्होंने एक मुख्य दिशा के रूप में सुझाया। अब सुशील जी अपनी बात करते हैं। जब से लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की शुरुआत हुई, जैसा आलोक जी ने बताया, अगस्त 2022 में, तब से इस पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि इसका ढांचा, इसका संगठन, इसकी नियमावली, बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की है। आज भी ये बहस और ये चर्चा जारी है कि संगठन बनना चाहिए और सशक्त संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन बनना चाहिए। आलोक इस पर कोई टिप्पणी और चर्चा आप लोग करेंगे, लेकिन मेरी राय है कि संगठन से संगठन, संगठन से संगठन और संगठनों से अनुशासन, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक सशक्त संगठन हो जो सारी चीज़ों को लेकर के चले। लेकिन हम सारे लोगों का संगठनों का अनुभव है और हम सारे लोग की अपनी अपनी आज भी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में रहते हुए भी अपनी अपनी सामूहिकताएं अलग अलग है, अपने अपने डिसिप्लिन अलग अलग है। अगर कोई सशक्त संगठन की परिकल्पना हम करते हैं तो उसकी पूर्व शर्त ये होगी कि उन सारी चीज़ों को विसर्जित कर दें, नहीं तो फिर क्या होगा, वही दोहरी सदस्यता और ये तो घालमेल में चाहिए, उचित नहीं होगा। संगठन सशक्त बनना चाहिए, इस आइडिया से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन एकदम तात्कालिक जरूरत है और हम लोगों को बना करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इस त्वरा से नहीं समझ, एक क्रम में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जब लगे कि नहीं अब ये इस संगठन की, हमारे पुराने संगठन की जरूरत नहीं है, अब सब करें तो हो जाएगा, एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन जबरदस्ती करके चलना विरोध नहीं है, लेकिन वो आकर्षण जो है उससे मैं आकर्षित नहीं। मैंने इस पर्चा लिखा है, उसको सीधे पढ़ देते हैं। बात ही है विगत 2-2.5 वर्षों से लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के नाम से हमने गैर दलीय समूहों, व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास से बहुत कुछ हासिल किया है और सीखा है। उनमें से अधिकांश साथी जीवन के अंतिम पाली खेल रहे हैं। हमारे साथ दूसरी या तीसरी पाली के खेलने वाले साथी भी जुड़े हैं, जो एक उत्साह देता है, और पहली पाली खेलने वालों का अभाव है जो हमारे लिए चिंता का विषय है। विगत वर्ष पुणे सम्मेलन में हमने चिंतन शिविर का निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया था। निश्चित रूप से इस आयोजन के बारे में हम में से सबकी अपनी अपनी परिकल्पनाएं और अपेक्षाएं हैं। 15 फरवरी को इस पर विस्तार से विमर्श भी हुआ था एक ऑनलाइन बैठक में, दुर्भाग्यवश में शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट मैंने देखी। मेरी राय में इस शिविर का स्वरूप मात्र वैचारिक या अकादमिक नहीं होना चाहिए। अर्थनीति, बेरोजगारी, पर्यावरण, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीयता आदि विषयों पर हम विगत वर्षों और उसके पहले के अपने सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों में गहराई से विमर्शरत रहे हैं।
इस प्रकार के सभी मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, पर मेरी समझ बनी है कि इन मुद्दों पर हमारी सामूहिक समझ में ब्रॉडली एका रहा है। ऐसा नहीं है कि इन विषयों पर और गहराई से विमर्श की जरूरत नहीं है, पर आज व्यापक और परिणामकारी हस्तक्षेप पर विमर्श करना और उसे निष्कर्षित करना नितांत आवश्यक है। हमारे 2-2.5 वर्षों के क्रियाकलापों में विमर्शों और हस्तक्षेप में संतुलन कम प्रतीत होता रहा है। ऐसा भी नहीं कि स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर चुनाव में हमने अपनी क्षमता के अनुरूप हस्तक्षेप नहीं किया, पर गुज़िश्ता दौर में जो देश और समाज की जरूरत है, उस अनुरूप संतोषजनक पहल हम नहीं कर पाए। संगठित और सामूहिक पहल को सही नियोजन और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाने की रणनीति पर अगर हम बना सकें तो अभी तक की जो क्षमता हमने विकसित की है, उतना भी परिणामदायक होने के लिए पर्याप्त है। अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, हिट द डेक, यानी सतह पर आघात। हमारा प्रयास नीचे से सतह पर आघात करने जैसा होता रहा है। हम ग्रासरूट की राजनीति के अभ्यासक और कर्मी रहे। यह अत्यंत आवश्यक और बुनियादी बात भी है। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश आदि जैसे हमारे पूर्वधाओं ने भी हमें इसी तरह का मार्गदर्शन भी दिया है, पर वर्तमान की वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रासरूट के प्रयास सतह तक हिट कर पाने में कारगर नहीं हो पा रहे। इसलिए परिस्थितियों की चुनौती के अनुरूप हमें कारगर रणनीति पर इस चिंतन शिविर में विमर्श करना जरूरी है। यहाँ मैं टिप्पणी कर दूं कि संगठन के बारे में मेरी अपनी धारणा है कि कार्यक्रम आधारित संगठन बने। किसी मुद्दे को हम लोग चयनित करें और उस पर सारे निष्ठा के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ लगे और उससे कोई संगठन उभरे, एका बने, तो वो ज़्यादा कारगर होगा। कार्यक्रम आधारित संगठन मेरी समझ से वर्तमान चुनौतियों के बरक्स कारगर और प्रभावकारी हस्तक्षेप के 3 क्षेत्र हो सकते हैं। पहला, चुनावी राजनीति। दूसरा, प्रगतिशील शिक्षा का व्यापक नेटवर्किंग। और तीसरा, सशक्त, संसाधन युक्त, आधुनिक और व्यापक मीडिया यानी संचार का नेटवर्क। ये 3 क्षेत्र में अगर हम ऊर्जा करें, उसको थोड़ा सा विस्तार से है। चुनावी राजनीति से मेरा आशय चुनावी राजनीति के लिए दल बनाने और उसके माध्यम से संसदीय राजनीति में हस्तक्षेप करना नहीं है। हम जैसे समूहों ने ऐसे प्रयासों का परिणाम भी देखा है। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान को क्या हम एक ऐसा धारदार औजार बना सकते हैं जिसे दुर्लक्ष्य कर पाना संसदीय दलों के लिए मुश्किल हो जाए। इस दिशा में गहन विमर्श करने की जरूरत है। दूसरा यानी प्रगतिशील शिक्षा का व्यापक नेटवर्क। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रतिगामी वैचारिक धरातल पर विद्यालयीय शिक्षा क्षेत्र में व्यापक नेटवर्किंग के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक राह बना पाएं तो यह प्रयास भविष्य में नए समाज के गठन में सफल हो सकते हैं। इस पर भी हम गंभीरता से सोचें। हमारे पास जितनी सामूहिक क्षमता और संपर्क आज उपलब्ध है, उसके बिना पर यह कार्य बहुत कठिन प्रतीत नहीं होता, बशर्ते कि हम अन्य क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा का निवेश थोड़ा सीमित रखें। इस माध्यम से पहली पाली खेलने वाले या नई पीढ़ी को हम एक सशक्त पीढ़ी के निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं। शिक्षा के बाजारी स्वरूप के लिए एक चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। तीसरा है मीडिया का जो दौर है। आधुनिक संचार प्रणाली का प्रभाव हम देख और झेल रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में
दुनिया के कई देशों की इंटरनेट क्रांतियों का उदाहरण हमारे समक्ष है। और आज तो AI का जमाना आ गया। ये पर्चा लिखते समय वो AI का आतंक मेरे दिमाग पर उतना नहीं था, लेकिन आज है, तो उसको जोड़ करके देखें। क्रांतियों के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। इस दिशा में भी अगर हम पूरी संजीदगी और नियोजित तरीके से अपनी क्षमता को निवेशित करें तो यह एक कारगर और परिणामदायक हस्तक्षेप हो सकता है। पुणे सम्मेलन से हमने एक प्रयास शुरू किया है। जितना कंसंट्रेशन अब तक इस पर हमारा रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरा इशारा जो अभी है और उनके माध्यम से जो हमने एक चैनल बनाया है उसकी तरफ। मेरी समझ से उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के विषय में गहराई से विमर्श कर किसी एक क्षेत्र में हम अपनी संपूर्ण क्षमता को नियोजित करें तो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के अपने प्रारंभिक लक्ष्य की दिशा में कम समय में अग्रसर हो सकते हैं। अतः चिंतन शिविर को अगर हम इस दिशा में ले जा सकें तभी इसकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। और दूसरा, कल मैंने कहा था, महाकाव्य लिखने में ही सब कथा गई, सब जीत गया, जीने की तैयारी में ही सारा जीवन बीत गया। धन्यवाद। देखिए, हमको लगता है कि अभी तक एक कागज मेरे पास आया है, तो नमूना बता देना ताकि बाकी कागज आता रहे। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, मनीषा, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान फर्स्ट प्रायोरिटी। आप बाकी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी लिखा जाए जरूरी नहीं है। मेन इशू कम्युनलिज्म एंड स्टेट टू डाइवर्सिटी, पहला मुद्दा, और दूसरा एजुकेशन। और टाइम 1 सप्ताह में 10 दिन, इसी बात 10 घंटा इस भाषा में आप लोग लिखना है। और आलोक जी जो बोले, जो लिख के नहीं दिए आए हैं, वो बोलते समय ये बात जरूर बोलते। नहीं एकदम जीरो भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग को साफ रहेगा कि स्थिति, हम लोग की स्थिति क्या है। तो अभी दिनेश जी आएंगे अपनी बात संगठन वाले संदर्भ में रखने के लिए। साथियों, मैं 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा अपनी बात रखने के लिए। वैसे जो मुझे कहना है उसको एक पत्रक के रूप में व्हाट्सएप में भी हम डाल चुके हैं इससे पहले, और कुछ साथियों को हमने इसके पत्रक भी दिए हैं मैंने, लेकिन सिलेक्टेड। यहाँ भी कुछ साथियों को हम इसके बाद दे सकते हैं। ये जो पत्रक सांगठनिक ढांचे और भविष्य की कार्य योजना का है, ये मंथन अगर पहले अपनी बात रख देते तो उससे जुड़ती हुई बात है, क्योंकि ये इसका स्वरूप और उसकी कार्य योजना पर यहाँ आने से 2-3 दिन पहले मंथन ने उसको समूह में डाला। अपना जो सोच है वो उन्होंने उसको डाला। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसे अवसर पर जब हम इतने संख्या में साथी इकट्ठा होंगे तो वाकई में इसके स्वरूप और उसकी कार्य योजना पर ही बातचीत मुकम्मल तरीके से, ठोस तरीके से आए तो अच्छा है। के पत्रक के बाद पत्रक में जो बात है हम अपना पूरा नहीं करेंगे, उसका अच्छा कंटेंट दे दीजिए। ठीक, तो उसके जो सवाल उसमें उठे हैं उनके थोड़े बहुत उससे जुड़े हुए या उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश है इसमें, और अपनी बात भी ये बोलना इसलिए जरूरी था कि हम उसकी पृष्ठभूमि आपको बता दें। मैं पढ़ देता हूँ, ये 2 मिनट से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, केवल सिंगल लीफ है ये। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के सांगठनिक ढांचे, उसकी कार्य योजना पर कुछ विचार बिंदु। हमारे देश का सामाजिक जीवन हो या हम जैसे समाज कर्मियों का व्यक्तिगत सांगठनिक जीवन, वांछित तरीकों से बदलाव का मनचाहा लक्ष्य पाना न सुनिश्चित होता है और न हो सकता है। प्रायः ये सतत कोशिशों और संभावनाओं पर टिके सामाजिक जीवन शैली का नतीजा होता है। इसके पीछे के कारणों में व्यक्ति की इकाई से व्यापक समाज के स्तर पर लगातार मनोवैज्ञानिक मिजाज, रुझान, देश काल और परिस्थिति आदि के चलते हमारे जीवन का खुद में कभी स्थिर, बेबदलाव या एक रेखीय या एक आयामी न होना है। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी बदलाव हमेशा जारी रहने से
हमें ये समझ बनानी होगी कि समाज में किसी भी क्षेत्र के परिवर्तन की प्रक्रिया किन्हीं पूर्व निर्धारित शर्तों या सिद्धांतों पर नहीं चलती, नहीं चल सकती। लेकिन उसके बारे में हम निश्चित या उदासीन हों, ये भी नहीं चलेगा। उसे हासिल करने के लिए तरीकों के बारे में न सोचें, ये भी नहीं होगा। जरूर सोचें, लेकिन हमें ये मानकर चलना होगा कि समाज कर्म सतत लगनशील, प्रयोगशील रहने और तमाम तात्कालिक जरूरतों और पूर्व अर्जित जानकारियों, अनुभूतियों के इस्तेमाल से मिले नतीजों से तय होता है। इसलिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की सामूहिकता को अपने काम के नतीजे पाने की जिद से ज्यादा हर तरह से सुनिश्चित दिशा निर्धारित करते हुए भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश में लगना होगा। ये जरूर तय हो कि निश्चित ही ये कोशिश निष्काम नहीं होगी, परिणाम पाने के लिए होगी। समाज कर्म का शुरुआती दौर अक्सर सामूहिकता में भी एक तरीके के केंद्रीकरण से ही होता है। समूह में काम की पहल लेने वालों में सबके सब बराबर एक ही संकल्प के साथ एक ही स्तर पर साथ रहते हुए भी या लगते हुए भी एक साथ नहीं होंगे। जी, पहल करने वालों की संख्या सीमित ही रहेगी। मौका मिलते समूह के बढ़ जाने पर या समूह में व्यापक संभावना दिखने पर काम के नेतृत्व की सामूहिकता में ले जाना, ये निर्णय की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाना या विकेंद्रीकरण या संगठन को संघात्मक बनाने का मजबूत इरादा लेकर ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा करना समूह को लोकतांत्रिक संगठन की शक्ल में देने और नेतृत्व को व्यक्तिवादी वर्चस्व से बचाने के लिए जरूरी है। हमारी यहाँ सोच ये है कि नेतृत्व हमेशा सामूहिक होना चाहिए, व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए। और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान ने वो शुरू से ही इसको रखा है। जैसे ही हम लोग इसकी प्रक्रिया में आए तो संयोजक और अलग अलग तरीके से काम के बंटवारे के हिसाब से सह संयोजक हमने तय किए। तो एक तरह से नेतृत्व का सामूहिक स्थिति है हमारे बीच में। समूह को संगठन में बदलने की चुनौतियां उसे लगातार सक्रिय और प्रयोगशील बनाए रखने की अपनी दुश्वारियां हमेशा रहती हैं और वो रहेंगी। इससे पार पाना ही नेतृत्व की सफलता है। इसके बावजूद किसी भी रूप में संगठन के ढांचे का कोई विकल्प नहीं है। हमको लगता है कि ये जो बात हम लोगों ने कल शुरू कर दी थी, 8 बजे के बाद बैठते हुए सारे साथी नहीं थे, कोर ग्रुप के यहाँ साथी थे, तो उस समय तक अभी भी हमारा ये मानना है कि सांगठनिक स्वरूप जरूर कोई न कोई तय होना चाहिए। आप इन माने कसावट के साथ बहुत डिसिप्लिन तरीके से कोई संगठन बनाएंगे या सामूहिकता में अभियान रखते हुए भी अपने काम को आगे भविष्य के चलाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल ढीला ढाला और मतलब निर्वात में बना रहे, ये अच्छा नहीं होगा। उसका कोई न कोई एक सांगठनिक स्वरूप उसका जरूर बने। हम तो इसको संगठन के पक्ष में ही पहले से ही प्रस्तावित करते हैं, लेकिन कल की बातचीत से लगा कि हमारे बीच में अभी इस पर सोचना और इसको तय करना बाकी हमें देखना होगा। इससे पार पाना नेतृत्व की सफलता। इसके बावजूद किसी भी रूप में संगठन के ढांचे का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान को भारतीय समाज के हर आयु वर्ग, समुदाय, क्षेत्र आदि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए खुला, सक्रिय और लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रतिबद्ध संगठन बनाने की कोशिश करनी होगी, जिसका नेतृत्व अंततः समूह के साथ पास हो। नेतृत्वकारी मोर्चे पर राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी विशेषज्ञता वाले साथियों सहित शैक्षिक, सांस्कृतिक, अकादमिक क्षेत्र के युवा, स्त्री, पुरुष, दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायों की साझा भागीदारी बने। अभी की हालत में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान समूह को राष्ट्रीय विस्तार देने की आकांक्षा तो ठीक है, पर ध्यान देना होगा कि ये लक्ष्य जनता के मुद्दों पर हमारे दीर्घ संघर्षशील जुड़ाव के जुझारी तेवर के बिना नहीं बनेगा। और ये तभी संभव होगा जब लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान
हमारी एकनिष्ठ सक्रियता की प्राथमिकता बनेगा। एकनिष्ठ प्राथमिकता हमारी अगर संगठन के प्रति होगी तभी ये बातें होंगी। इसके लिए हमें बिना किसी हैंगओवर के, अब ये हैंगओवर भी है, हम लोगों के बीच में सांगठनिक शक्ल में जाने का बड़ा जबरदस्त हैंगओवर है, और वो कल 8 बजे के बाद से जो बातचीत शुरू हुई है उसमें से प्रकट हुआ है। अपनी मूल सांगठनिक पहचान को विसर्जित करने की तैयारी तक इसके लिए करनी होगी। अगर हम इसको प्राथमिकता में ले जाकर वाकई इसी सांगठनिक स्वरूप में पूरे देश के स्तर में विस्तार करना चाहते हैं, तो पहली शर्त तो यही होगी कि हम अपनी जो मूल आइडेंटिटी है, माने जिस संगठन से हम पहली प्राथमिकता देते हुए काम करना चाहते हैं, उसके विसर्जन के बारे में तक सोचना पड़ेगा। ऐसी तैयारी के बिना हम पिछले कितने ही सांगठनिक प्रयासों को अब तक असफल होते हुए देख चुके हैं। बस एक पैरा लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का सामूहिक सांगठनिक नेतृत्व 1 वर्ष की सघन सक्रियता के आधार पर कार्य योजना के साथ चुना जाए। वार्षिक सम्मेलन में मूल्यांकन के बाद अगले नेतृत्व मंडल का खुला आम चुनाव हो। अब संगठन का काम कम से कम एक केंद्रीय कार्यालय संपर्क केंद्र जरूर बने। अब संचार सुविधा के कारण ये कहीं से भी एक ही सिस्टम में संचालित हो सकता है, यदि कोई जानकार साथी इसका प्रभार उठा ले, नहीं तो इसका प्रबंधन मानदेय आधार पर ही सुनिश्चित किया जाए। संगठन की प्रखर पहचान के लिए लोगो, नारे, पंफलेट्स, प्रिंट फोल्डर्स, पुस्तिकाएं आदि के डिजिटल या सोशल मीडिया के जरिए इसकी कार्य योजना बनाकर संगठन को धारदार पहचान देने के लायक और तेवर वाला बनाया जाए। ये कार्य योजना साल 2 साल के भीतर बनाकर हमको सांगठनिक पहचान के लिए करनी होगी, और वो अपने एजेंडे में निश्चित रूप से क्षेत्र निर्धारित करते हुए होगा। जैसे अभी जो बातें कल आई हैं उनके आधार पर सांप्रदायिकता, अकादमिक क्षेत्र, शिक्षा, सांस्कृतिक मोर्चे, इनमें हम अपने काम को तय करके करेंगे। धन्यवाद। उसके बाद के बातचीत अपनी रखेंगे मंथन जी, और आज का जो पूरा सत्र है वो उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो संचालन को भी काफ़ी चुस्त रहना पड़ेगा ताकि आज अंतिम निष्कर्ष तक हम लोग को पहुँचना है। दूसरा है कि सदन को भी इस बात के लिए तैयार रहेगा कि लगातार रन करना है, कोई ब्रेक नहीं, भोजन के लिए जाना है, फिर आना है। ये कंटिन्यूस जो हमारा समय निर्धारित है 5 बजे तक का, उस समय तक हम लोग कर लेना है। जैसे ये विषय खत्म होगा दूसरा विषय शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा विषय, 3 विषय की प्रक्रिया चलेगी। इस क्रम में सारे लोग तैयारी कर लें, कम से कम शब्दों में निष्कर्ष को रखने की। लिमिट से ज़्यादा अब इसके बाद कोई ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकेगा, उस समय तक सभी लोगों को बात रखना है। 5 मिनट का समय सभी वक्ताओं को रहेगा, 5 मिनट रखें। 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा हुआ तो ठीक है, लेकिन बहुत समय देंगे नहीं। मंथन जी 5 मिनट हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। पहले तो है कि जो प्राथमिकता वाली बात, मंथन जमशेदपुर झारखंड प्राथमिकता में मेरे तीसरे में आएगा। जसवा और जमशेदपुर का स्थानीय नागरिक संगठन है जमशेदपुर माने साझा नागरिक मंच, दूसरा झारखंड जनाधिकार महासभा, और उसके बाद यानी अपने शहर से लेकर ऊपर तक का जो पोजीशन है तो उसी हिसाब से आएगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी नहीं है और बाकी संगठन बहुत एक्टिव नहीं है, इस कारण से ये प्राथमिकता के कारण से बहुत फर्क नहीं पड़ता। तब भी लगता है कि एक हिस्सा तब बांट लीजिए कि सप्ताह में 2 दिन मतलब 12-14 घंटा के आसपास का इसमें लग सकता है। अब संगठन वाले संदर्भ में बात हम आए कि ये जो बात होता है अभियान है, संगठन है, संगठन आखिर होता क्या है का संदर्भ कहें तो बोल दे कि अभियान का भी एक संगठन होता है। संगठन खुला कितना ढीला होगा, कितना कड़ा होगा, उसमें कितना लक्ष्य के मुद्दे होंगे, कितना व्यापक होगा, कितना मुद्दा फोकस होगा, पदाधिकारियों का नाम क्या होगा, उस तरीके से चलता है। क्योंकि अभियान भी संगठन की तरह चलता है, अभियान के भी प्रभारी होते हैं, उसकी भी गति होती है। इस कारण से वो संगठन बनाम अभियान का संदर्भ नहीं है। लेकिन यह है कि अभी क्रांतिकारी संगठन में जो लंबे समय तक हमको चलना है, अमुक पर चलना है, हर कैडर की पहली प्राथमिकता ये होगी
और इसी तरह की चीज़ें चलेगी। इस तरह के संगठन की अभी जरूरत नहीं है या अभी संभव नहीं। वो कभी बन जाए तो दूसरी बात है, वो संभव नहीं, क्योंकि हम लोग उस तरह के संगठन से होते हुए यहाँ आए हैं और वो नहीं चल पाया, इस कारण से यहाँ पहुँचे हैं जिसमें बहुत तरह के संगठन के लोग आए हुए। हमारा था कि ये जो संगठन चला, संगठन के बारे में खुला दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, तब व्यापक बनेंगे। और कांग्रेस की बात सोचते हैं तो उस तरह से बहुत तरह का व्यापक चीज था। सीएसपी उसमें घटक के रूप में शामिल थी, अधिकांश लोग घटक के रूप में शामिल नहीं थी। सीएसपी भी अपने ढंग से शामिल थी। तो हमको अध्यक्ष होगा, ये होगा, मुख्य होगा, उसकी स्टेट कमेटी होगी, सब सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ स्टेट कमेटी बन गई कोई दिक्कत नहीं, जो उस नाम से 10-20 लोग हैं। जहाँ नहीं बनी वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई ना कोई संगठन में जो हम लोग काम करते हैं उसके साथ तालमेल के हिसाब से होगा, उसके साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं। जैसे झारखंड का स्थिति हम लोग ये बताए थे, उस तरह का चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा कि हमारा स्टेट का कमेटी हो ही इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कारण से बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जो हम पहला दिन भी बोले थे, NAPM झारखंड में झारखंड चैप्टर बनाना चाहता है, इस कारण से झारखंड में उसका किसी संगठन के साथ रिश्ता नहीं है, जबकि उनका प्रभाव है, सब काम कर सकते थे। तो इस तरह से ओपन तरीके से हमको सोचने की जरूरत है। असल बात एक्टिविटी कैसे बने, अभी तक का अनुभव ये है कि कुछ लोगों के हाथ में पूरा का पूरा इनिशिएटिव है। वो उनकी गड़बड़ी होगी या हमारी गड़बड़ी है या बाकी लोगों की पहलकदमी का अभाव है, एक मूल्यांकन और समझदारी का मामला है, लेकिन ये स्थिति है। और इस तरीके से संगठन लंबे समय तक नहीं चलेगा। जो मिनिमम भी अनुशासन है, तय कर लिया कि 500 रुपया देना है तो 500 रुपया हर व्यक्ति को अपने से देना है। हर व्यक्ति पूछता नहीं रहे कि हमारा कितना बाकी है बताइए। उस तरीके से वो कम से कम जुड़ाव उस तरह से रखना पड़ेगा। और हर व्यक्ति का कुछ न कुछ जिम्मा होगा, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ होगी, जितना भी होगा तय होना चाहिए। इसी के लिए पूछा गया अभी कि ताकि पता चल सके हमारे कितना चीज़ें हैं। हमारा एक अभी का जो संभव चीज़ है उसके हिसाब से इसमें देख के कुछ कर सकते हैं। कल हम लोग जितना विषय पर बातचीत किए उसके आधार पर एक्शन ग्रुप बना सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक एक्शन ग्रुप जो अपनी प्राथमिकता बता दे, इसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, राजनीतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक। इस तरीके से उसमें सारे मुद्दे शामिल कर सकते हैं। एक पेज तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं जो यहाँ तय हो। लेकिन दूसरा एक कर सकते हैं कि दूसरा एक कर सकते हैं कि जैसे सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो रोजगार पर है तो क्यों नहीं सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस मुद्दे पर अभियान के लिए सीधे नाम के साथ तो करें। उसी तरह से गैर बराबरी और बेरोजगारी उन्मूलन, जाति उन्मूलन ग्रुप, और उसी तरह से जैसे आदिवासी, दलित, जेंडर ग्रुप, इस तरीके से कुछ आंदोलनों के जितने आंदोलन चल रहे हैं उनके साथ संवाद और एकजुटता का ग्रुप। इस तरह से या तो उस तरीके से 4 बनाएं या इस तरीके से 5 ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी में शामिल रहे कमोबेश, और इस तरह से कोई ना कोई बना सकते हैं। और यहाँ भी लोगों को ये बताना चाहिए कि हम किस ग्रुप में, हम किस सवाल पर एक्शन ग्रुप में या रिस्पॉन्स ग्रुप में। एक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि हमेशा एक्टिव रहने पड़ता है, इम्प्रेशन होता है, लेकिन कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरह का ग्रुप होना चाहिए। तो मेरा यहाँ के लिए यही सुझाव है। अब आगे आप लोग अपनी बात अपनी रखने के लिए कर सकते हैं, सब कोई अपनी जानकारी दें और अपनी बात रख सकते हैं। आइए, और आप ये भी बताइएगा जो सवाल कागज नहीं दिए हैं तो भी अब बताते जाना है। आगे है सब ठीक है, कागज आ गया तो बहुत ठीक। यहाँ दो तरह के जो विचार आए उसके बारे में मेरा भी कुछ रखना चाहती हूँ। जो आलोक ने रखा है, एक वैक्यूम है, एक गैप है, और ये गैप सादा नहीं है कि कोई संगठन नहीं है। ये गैप एक वैचारिक भूमिका का गैप है। और एक तरह जिन बच्चों को कुछ समझता नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे बजरंग दल है, हिंदुत्व के कई नाम के अलग अलग संगठन हैं, वो अपनी भगवी झंडी लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने को निकल पड़े हैं। और हमारी अवधारणा, हमारी संकल्पना, हमारे राष्ट्र निर्माण की जो भी है या आइडिया ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट था वो तो लोग भूल ही गए, वो तो चर्चा के बाहर हो गया है। और हम जो है समानता की संस्कृति और न्याय की संस्कृति लेकर जो आना चाहते हैं, उसकी हमारी कोई ऐसी
भूमिका या फ्रेमवर्क करके हम रखे भी हैं। तो वैक्यूम ये है, मुझे लगता है कि इसको भरने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि हमारे इसमें क्षितिज और आलोक ये जो है ये अगली पीढ़ी के, यानी ये हमारे अभी ये मार्गदर्शक है, रास्ता वो खोज रहे हैं, हम नहीं। हम तो विरक्त होकर बैठ गए हैं, बस थोड़ा सा पुण्य कमा लेंगे आखिरी 10 साल के। तो ये मुझे लगता है कि वो जो बता रहे हैं थोड़ा सा सीरियसली लेना जरूरी है। दूसरा, मैंने कई आंदोलन चलाए और कई आंदोलन कभी अन्याय के खिलाफ और सफल भी रहे, इसलिए मैं दावा करती हूँ कि तात्पुरते कोई तात्कालिक मंच बना के संगठन नहीं बन रहा है। हमारी धारणा लोगों में पूरे जड़ तक नहीं जा रही। दूसरा, आज का जो माहौल है संगठन का, व्यक्तित्व का और प्रसिद्धि का, इसमें क्या होता है, हर कोई खुद के सेल्फ प्रेजेंटेशन में, सेल्फ इमेज में इतना डूबा हुआ है कि ये जो हमारे समय संगठन की अवधारणा थी कि प्रसिद्धि के लिए हम काम नहीं कर रहे, तो फिर संगठन टिका रहता था। ये अवधारणा थी कि जो भी है हमें त्यागना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना है। ये सब चीज़ें अब नहीं है। अब ये है कि समय कितना देंगे, उसके बदले में इमेज कितना बनने वाला है। दूसरा है कि इमेज बनाने वाले होशियार लोग खड़े हैं। आप अभियान चलाएंगे और लास्ट में 2-3 साल के बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि अभियान का सब झंडा बैनर सब किसी के हाथ में चला जाएगा, नेतृत्व कोई और अलग उठ जाएगा, वो खुद को बहुत बड़ा त्यागी बता देगा और आप हतबल बैठे रहेंगे। तो ये नहीं करना है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। हम इतना ढीला ढाला सब रखेंगे तो हमें कहाँ जाना है, अंतिम उद्देश्य तय करना, हमें किस मार्ग से जाना है वो भी तय करो और हमें किन किन को साथ लेना है। लगे तो 2 बैनर बना सकते हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान एक सदस्य वाला और एक सहयोगी वाला, और सहयोगी वालों में अन्य संगठन भी आ जाएंगे। क्योंकि अन्य संगठन का ये देखा है मैंने कि आगे तो साथ में है, बाद में वो कुछ और कई ज़्यादा जो डिस्टॉर्शन आजकल हुआ है जाति लेवल पे, जिस तरीके से संगठन भी बढ़ गए। समझो एक बलात्कार की घटना हुई तो उस जाति के लोग जिस तरीके से खड़े हो जाते हैं, हमारे अभी महिला संगठन की जरूरत नहीं पड़ रही है और जिस दिशा में वो लेके जाते हैं मुझे दिखता है कि अंत में तो वो मानवाली पे आ जाएंगे और कुछ न्याय मिलने वाला नहीं, लेकिन हमें कोई भूमिका नहीं बचती है। तो इस समाज इस कगार पर खड़ा है, अन्याय को इस जगह से देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि इनको सबको एनालिसिस करके हमें सामाजिक मन को किस तरह अपने पास लाना है ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मुझे एक लगती है, एक मिनट, आपने 3 बातें कही, कहाँ जाना है, लोगों के साथ जाना है और कैसे जाना है। 3 बातें आपने कही, ये 3 मर्यादा रहनी चाहिए, ये पक्का कहना चाहिए। दूसरा मुझे एक लगता है कि न्याय का एक क्षेत्र जो है, जो आजकल बहुत पहले से ही वो तो जस्टिस वो डिलेट करके जस्टिस दिलाए, ये जो हम सीखे हैं, लेकिन उसी दिशा में चलता है और हर कोई नागरिक, हर जिले में हजारों लोग हैं कि वो हतबल बैठे हैं कि न्याय की प्रतीक्षा में। तो ये न्याय व्यवस्था का सुधारने का भी एक आंदोलन हम एक खड़ा करें और संविधान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए भी एक कायदे कानून को लेकर कुछ हम भी पक्की बनाए तो उसका फायदा हमें होने वाला है। क्योंकि ये लड़ाई 2 तरफ, एक संविधान के लिए भी है, संविधान बचाने के लिए भी है। महाराष्ट्र में संविधान बचाव के पक्ष में कई सारे संगठन हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ये मानवता की समता की लड़ाई और संविधान, ये दोनों फ्रंट पर चलनी चाहिए। उस तरीके से भी कुछ बनाया जाए। धन्यवाद। कहाँ पर आया क्या? ठीक है, ये मौका मेरे लिए है कि कभी भी हाथ नहीं मैं अपनी बात करना चाहूँ। मित्रों, आज का विषय संगठन और कार्यक्रम के लिए है, तो हम लोग उसी पे सीमित रखें, कंसंट्रेट करें तो इस तरह से
बहुत कुछ कर पाएंगे। जो 3, 4, 5 वक्ताओं ने अभी तक बातचीत रखी है उन्होंने काफ़ी उत्साह के साथ काफ़ी विस्तार से अपनी बातचीत रखी है, इसलिए आगे के बढ़ने की दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ चीज़ें जो इसकी बहुत मूलभूत है, मैं तमाम अन्य कामों के साथ एक काम जिसमें मैं कंटिन्यूस रहा हूँ, वो एक संगठन का एक स्पेशलाइजेशन भी रहा है, उस काम को मैं लगातार करता रहा हूँ सेंट्रल डिमांड के काम। और कार्यकर्ता के लिए छूट नहीं है, नागरिक के नाते जो आज़ादी है वो कार्यकर्ता की है, कार्यकर्ता के नाते उसकी कोई आज़ादी नहीं है। कार्यकर्ता के नाते परिस्थिति और जिस संगठन को अपनी सेवाएं डिवोट करता है वो संगठन, ये दो के अंडर में ही उसको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद याद है उसकी है ये कि जिस बात से असहमत है उसको डिवोट के दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। इसके अलावा मैं आज़ादी की बात कार्यकर्ता का अलग से रूप से मैं मानता नहीं। हमको परिस्थिति के हिसाब से हम अपनी सेवाएं दे दिए कि इसमें हम आगे तो नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व की परिस्थितियां और हालात की परिस्थितियों के आधार पर सारा कुछ उसका तय होगा, बाकी कोई तय करता दूसरा नहीं रहेगा। अगली चीज ये है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान को मैं ऐसा प्लेटफॉर्म मानता हूँ कि सिंगल विंडो प्रोग्राम है, एक ऐसा फ्रंट होगा जिसमें सब तरह के सोच परिवर्तन के दिशा में रखने वाले, सब तरह के स्ट्रक्चर की मान्यता रखने वाले लोग इससे एडजस्ट हो सकते हैं, तो वो होगा। तो ये बोलना ये संगठन को आज बनाना ही है तो उसको बनाने की छूट होगी, बनाए, अंतिम नहीं होगा, वो शुरुआती फेज होगी और आगे चल करके परिस्थितियां तय करती जाएंगी, उसके स्वरूप कैसा बदलेगा। पुराने सारे संगठन जिसमें वो समझ रहा है कि मैं इसी संगठन में ही पूरा समय दूंगा, काम करूंगा, वो सब छूट भी सकते हैं, परिस्थितियां तय करेंगी। इस नाते मैं ये समझता हूँ कि जो समितियां होंगी उन समितियों को, और मैं समय के बारे में कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण को जितना न्यूनतम जरूरी होगा समय एक समिति के सदस्य के नाते, एक कार्य समिति के सदस्य, उतना समय में देने के लिए और उतने काम लेने के लिए मैं उपलब्ध हूँ। बाकी सीमाओं का भी कोई क्रम अभी मैं नहीं तय कर सकता हूँ। मैं तमाम सारे संगठनों से जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ और उसकी जितनी जरूरत है वो कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे वर्कलोड जो है मेरा एक्सेस नहीं हुआ है, इसलिए उस काम को मुझे लेते रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उस क्रम में मैं मानता हूँ। और इस प्रक्रिया में आज के जो हालात हैं और आने वाले 4 महीने बाद जो हालात होंगे बहुत बदल सकते हैं, हमको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और जिसकी तैयारी उसकी होगी आगे 4 महीने और उसके बाद के, उसको हमारा इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करेगा और नेतृत्व बहुत सारा अनौपचारिक जो है फिट होता है। संगठनों को लेकर के भी जब हम संगठन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लेकर के हमारी कल्पना एक नहीं है। कुछ कल्पना हमारी ये है कि संगठनों की तमाम सारी एक टेक्निकलिटीज होती हैं, तमाम सारे उसके अनुशासन होते हैं, वो संगठन होता है। कोई ये भी कल्पना करता है कि आंदोलन चलते समय जो संगठन बन रहा है उसमें एक नायक है, वो बहुत सारी चीज़ों को डिक्टेट कर रहा है, वो चीज़ें कार्यक्रम के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो अभी आगे हालात क्या रहेंगे इस पर बहुत सारा डिपेंड है। एक स्लो ढंग से काम करने वाला, परिस्थिति के हिसाब से करने वाला संगठन अलग होगा, और अगर आज आंदोलन का दौर बनेगा अगले ये 2-3 साल के अंदर, तो उसके लिए एक अलग तरह के मॉडल की जरूरत हमको पड़ेगी। हमारी इन सभी के लिए तैयारी होनी चाहिए, और इस तैयारी के लिए हम जब आए हुए हैं तो परिस्थिति के लिए जैसा भी बनना पड़ेगा उसके लिए मर्ज होने को तैयार रहना चाहिए। एज ए संगठन और एज ए एक्टिविस्ट कार्यकर्ता दोनों स्थितियों के लिए मेरी मर्ज होने की तैयारी रहेगी। हालात जो बनेंगे उस हालात में कोई नया संगठन बन जाएगा और पुराने सारे संगठनों को लेकर के या कुछ संगठनों को लेकर के मर्जर बनता है, और तमाम सारे कार्यकर्ता जो तैयार होंगे उनको लेकर मर्ज बनता है, उसमें मिक्स होने की, उससे मर्ज होने की हमारी तैयारी रहेगी। क्योंकि हमारे लिए आज की इस हालात में, इस चुनौती में मुकाबला करने के लिए एक मजबूत शक्ति तैयार करना वो हमारी प्रायोरिटी होगी। हमारी चॉइस क्या है कि हमें पसंद क्या होगा, ये मेरी चॉइस नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से आज की इस मीटिंग में हम सारी चीज़ें नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन अभी जिन चीज़ों पे काम करना जरूरी है कुछ आगे चलने के लिए, उतनी चीज़ें हम लोग आज तय कर पाएंगे और हम लोग तय कर लें। और उसके लिए अधिक से अधिक साथी संक्षेप में ही सही, लेकिन सब लोग अपनी राय दे दें ताकि हम सबको एक दूसरे की पसंद की, उनके आगे बढ़ने की तैयारी की सारी चीज़ों की हमको जानकारी मिल सकेगी। इसलिए अगले हाथ पे उठ रहे हैं, हाँ रामधीरज जी हैं, और क्योंकि यहाँ राम जी, हाँ एक मिनट लिखने दीजिए, चलिए रामधीरज लिखना पड़ेगा। जो संगठन का सवाल है कई साथियों ने बात रखी है, यह बिल्कुल सही बात है कि आज जो देश की परिस्थिति है हम सब लोग उससे वाकिफ हैं। भाई एक व्यापक, बड़े और मजबूत संगठन की जरूरत है।
लेकिन हो कैसे? हम लोग बार बार आरएसएस या दूसरे संगठनों की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन बने भी और बिखरे भी। एक संगठन में सातत्य कैसे हो, उस संदर्भ में मेरे दो सुझाव हैं, दो उदाहरण भी हैं। एक उदाहरण जिसको अधिकांश लोग यहाँ जानते होंगे, बनारस का नंदलाल भाई का। कई उनके साथ 20, 25, 30 लोग जुड़े हुए हैं रेगुलरली, और वो कभी भी कहीं भी संघर्ष का मुद्दा हो या और किसी तरह का, तो 10-5 हजार लोगों को इकट्ठा कर लेना उनके लिए बहुत सामान्य सी बात है। जब सर्व सेवा संघ का भी संघर्ष चल रहा था, तब भी वो एक ही वो संगठन था, लोक समिति, जो नियमित रूप से अपने 100-150 साथियों के साथ हर कार्यक्रम में हमेशा जुड़े रहे। दूसरा है लखनऊ के साथी आलोक का, इनका शहर देश है, लेकिन 20-25 साथी इनके साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं, खासतौर से लड़कियां, तो एक बड़ा काम है। लेकिन नंदलाल के काम में रचनात्मकता है और व्यापकता है। इन्होंने भी थोड़ी कोशिश की है, लेकिन इनका रचनात्मक काम अभी बहुत आगे नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, अगर अपने काम के साथ रचनात्मक काम जोड़ेंगे, रचनात्मक काम से ये है कि जो कार्यकर्ता है वो साथी खड़ा हो पाता है। गांधी के आंदोलन में भी या दूसरी जगहों पर जो भी काम खड़े हुए या जो साथी खड़े हुए, उसका एक बड़ा आधार था। वही कार्यकर्ता को, साथी को एक कोई आर्थिक आधार मिलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ और देखता भी, और आप सब लोगों का अनुभव है कि जिन साथियों को 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल लग करके खड़ा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके साथ बातचीत संवाद होता है। वो संवाद वो साथी छोटी सी नौकरी के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं न कहीं चला जाता है। वो चाहे धुर विरोधी विचार हो, सांप्रदायिक संगठनों में चला जाता है, और चाहे पूंजीवादी संगठनों में चला जाता है, किसी फैक्ट्री या किसी और जगह पर काम करने लग जाता है। हमारी सारी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो क्या ऐसा कोई स्वरूप हम लोग बनाने की सोच सकते हैं जिसमें जो साथी आता है 5, 10, 20, 25, 50, हालांकि वो संख्या बड़ी होगी तभी चीजें खड़ी हो पाती हैं, लेकिन हम कोई भी एक मिनिमम संख्या तय करके उन साथियों को रेगुलर जो समय दे रहे हैं, दे सकते हैं, उनके माध्यम से संगठन को खड़ा करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर संगठन खड़ा नहीं होगा, समय देने वाला साथी नहीं होगा, तो चीजें खड़ी नहीं हो सकती हैं और हम मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि जिनकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं या जो आज पूरे देश को परेशान कर रहे हैं, उन्होंने अपने गलत या सही तरीके से हजारों हजार साथियों को खड़ा किया है, और वो 100 से ज़्यादा उनके संगठन है जो अलग अलग मुद्दों पर काम करके और लोगों को जुड़े हुए हैं या भरमाए हुए हैं, जो भी भाषा हम चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास भी हम भी कर सकते हैं। मैं उनसे ज़्यादा गांधीवादी संगठनों के पास, समाजवादी संगठनों के पास ताकत थी और लोग करते भी थे, लेकिन हमारी वो कौन सी कमियां थी, कहाँ हमसे गलती हुई कि आज हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। संघर्ष वाहिनी के साथियों ने भी, सर्वोदय के लोगों ने बहुत सारे काम किए, तो लेकिन वो काम हमारे उस काम में सातत्य क्यों नहीं आया? यानी जिस काम को जयप्रकाश जी ने सुखो देवरा में खड़ा किया, वो भी एक खंडहर के रूप में तब्दील है। या जितने भी आश्रम विनोबा ने या गांधी ने या और दूसरे लोगों ने खड़ा किया, वहाँ कोई रहने और देखने वाला भी नहीं, या जो रहने देखने वाले लोग हैं वो उसको, तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है उसको हम कैसे संभालें, कैसे उसको बनाएं और उसका स्वरूप क्या हो, उसके लिए 2-3 सुझाव दे करके मैं बात कर रहा हूँ। पहला सुझाव ये है कि हम ये तय करें कि हमें एक कोर्स बनाना पड़ेगा, और वो कोर्स ऐसा हो जो शुरू में कम से कम 20-25 साथियों के लिए हम व्यवस्था करें कि 20-25 साथियों के मिनिमम 15-20 हज़ार रुपये एक महीने की व्यवस्था करें, और उनको वो फुल टाइमर काम करें और उनके लिए हम ये व्यवस्था दें। कैसे होगा उसकी एक रणनीति बना सकते हैं, उसको सोचें। दूसरा जो है, कुछ रचनात्मक प्रवृत्तियाँ खड़ी करनी पड़ेगी, जैसे अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है पनवेल का, इसी तरह से और भी तमाम जगहों पर हैं।
नंदलाल भाई का भी है। तो ऐसे कई चीज़ें हम जो खड़ा कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा साथी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व रहेगा, टिका रहेगा और उसकी एक पहचान भी बनेगी। तीसरा जो है वो कार्यक्रम का, अगर कार्यक्रम का सातत्य नहीं होगा तो चीजें चलती नहीं है। और आज संघर्ष के इतने मुद्दे हैं, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उससे पहले भी अलग अलग साथियों से कई बार बात की। जैसे एक सामान्य सी बात जो है जीएसटी का सवाल। जीएसटी जो है, अगर आप सोना खरीदते हैं तो 5% है और कापी किताब खरीदते हैं तो 20%, 18% है। ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर हम इसको ले जा करके 10, 20, 50 स्कूलों में, 100, 200 गाँवों में अगर इस बात को कहते हैं तो हर आदमी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो लेकिन अब ये अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा, एक व्यापक पैमाने पर हमको करना पड़ेगा, जिससे कि, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। ऐसे ही शराब का सवाल है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां शाम के समय नौजवान साथी, बूढ़े लोगों की बात छोड़ दिए, नौजवान साथी भी पी करके या तो सड़क पर लेटा हुआ है, या किसी झगड़ा कर रहा है, अपने घर में झगड़ा कर रहा है, या अपने ही गांव की लड़कियों को छेड़ने का काम कर रहा है। इससे पूरे के पूरे गांव के लोग, शहरों में भी लोग परेशान हैं। अगर इस सवाल को भी हम किसी तरह से उठाते हैं तो ये एक मौजूद सवाल हो सकता है। तीसरा जो सवाल है वो सरकार को घेरने का, कि हाँ, एक तीसरा सवाल जो है वो जो सांप्रदायिकता की जो हम लोगों का बुनियादी संकल्प था, यहाँ भी देख लें और हर जगह हर संगठनों में हमारे दलित या मुस्लिम साथी बिल्कुल ही नहीं आते हैं। एक देश की बड़ी आबादी है और जिसके लिए हम लोग लगातार चिंतित रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे दलित साथी और मुस्लिम साथी लगभग नहीं के बराबर है। कहीं के दुख के आ जाए अलग बात है। उनको विशेष रूप से जोड़ने का क्या तरीका होगा, क्योंकि अगर हम उनको नहीं जोड़ पाते हैं, अगर हम उनकी समस्याओं का एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर संकट को खड़ा करना या एक बड़ी आबादी को छोड़ देना होगा। तो और चौथी और अंतिम बात ये कि जो सरकार का चाल चरित्र है और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, खास तौर से जो मनमानापन है, कहीं कुछ भी कोर्ट कहे, लोग कहें, जनता कहे, उसको नहीं मानना है। ये जो सरकारों का मनमानीपन है, कोई भी सरकार, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ें, उसके लिए क्या हथियार हो हमारे पास, क्या उसकी स्ट्रेटजी हो। क्योंकि अगर हम सरकारों के खिलाफ लड़ने का तय नहीं करेंगे और उनका मनमानापन चलता रहेगा, तो इससे जनता में और कार्यकर्ता में, साथी में, दोनों में निराशा आती है। लीडरशिप की जो मेरी समझ है वो सबसे पहली बात यही है कि अगर आप सत्ता के साथ टकरा सकते हो तो संगठन भी खड़ा होता है, लोग भी खड़ा होते हैं, चाहे वो गांधी का हो, चाहे जेपी का हो, चाहे बीपी सिंह का हो, चाहे भी अन्ना हजारे का हो। अगर आप सरकार के सामने चुनौती बन करके खड़े होते हैं तो संगठन खड़ा होता है, लोग भी खड़े होते हैं और वहीं से आशा जगती है। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा पूरा समय, जो शक्ति मैं दे रहा हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमको मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल मानस बना करके, क्योंकि हम सब लोग जीवन के उत्तरार्ध में हैं, जितना जीना है उससे ज़्यादा जी चुके हैं। इसलिए अगर बाकी जो हमारा समय है वो सरकार की जेलों में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर मर भी जाते हैं सरकार के लाठी डंडे से या गोलियों से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मरना तो आज नहीं कल है ही। तो इस तैयारी के साथ अगर हम कफन बांध करके निकलते हैं कि सरकार का हम मुकाबला करेंगे ही, तो बात बदल सकती है और रास्ते भी खुल सकते हैं। धन्यवाद। शशि शेखर जी अगले वक्ता के रूप में आएंगे। शशि शेखर जी। और इसके बाद संध्या दावत करते हैं। साथियों, यदि देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती तो न आज हम यहाँ इकट्ठे होते, न 2022 में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान बनारस में गठित होता। ये तो साफ तय है कि देश की परिस्थितियों ने
समाज की चिंता करने वाले लोगों को इकट्ठा किया है। तो इसका मतलब है कि इस पर कोई दो राय है नहीं, आम सहमति है कि हमें समाज को बनाने के लिए, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए और अलोकतांत्रिक सरकार की नीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करने का संकल्प के साथ लगे रहना होगा। ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का यही लक्ष्य था, यही लक्ष्य है और यही लक्ष्य होना भी चाहिए, क्योंकि हम कैसे एक लोकतांत्रिक समाज और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करें। ये दूसरी बात, कैसे करें, ये सवाल, इस पे चर्चा हो सकती है। उस पे चर्चा क्या करेंगे? अगर आप लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के या लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार नहीं है तो फिर उस पर तो कोई बात ही नहीं बनेगी, आपसे संवाद भी नहीं हो सकता है। क्या संवाद करेंगे? आप कहेंगे हम लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण ही नहीं चाहते, तो उस आपसे क्या संवाद करेंगे? दूसरी बात, मुझे कई बार दुख ये होता है, ठीक है संघ आज बहुत शक्तिशाली है, ये सब लोग कह रहे हैं, तो आप ये जहर फैलाइए ना, आप भी शक्तिशाली हो जाएंगे। संघ बना कैसे है? मुट्ठी भर हिंदुओं को कट्टरपंथी बना करके फिर उसके नाम पर जो है तमाम नफरत पैदा, दलित, नारी, मुस्लिम, ईसाई वगैरह आप करिए ना, आप भी मजबूत हो जाएंगे। क्या वैसे मजबूत होना चाहते हैं? क्या वैसा संगठन बनना चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि वैसा संगठन बनने की सोचना भी हमारी जो है गलती है। हमें ऐसा संगठन नहीं करना, ऐसी सोच भी नहीं रखनी है। तो हमें तो एक ऐसी सोच और दृष्टि जो संपूर्ण भारत के जो लोग हैं, भारत की नागरिकता, संविधान सम्मत नागरिकता, उसके निर्माण के लिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ, जाति व्यवस्था को नष्ट कर, तो मुझे लगता है लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्य के आधार पर कार्यक्रम तय करें, कार्यक्रम के अनुसार जो है समूहों में हम लोग बटें और उस तरह से कार्य करें। लेकिन हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का ही जो अपना बैनर है, जिसको हमने बहुत विश्वास के साथ बनाया, आलोक जी ने भी कहा कि 200-250 लोग बनारस में, मैं तो नहीं था उसमें, मैं नहीं पहुंच पाया था। तो ऐसी स्थिति में इस बात को भी ध्यान रखें। और आज भी देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि न समर्पण की कमी है, न प्रतिबद्धता की कमी है। तो सवाल है कि इसको कैसे संगठित किया जाए, इसको संगठित करके कैसे एक ताकत के रूप में और सत्ता को चुनौती देने वाली लोक शक्ति के रूप में। तो देखिए ये लड़ाई जो है सत्ता बनाम लोग, यानी सत्ता में जो भी रहेंगे। इसीलिए किसी दल विशेष का आज कुछ मुद्दों पर सहमति हमारी हो सकती है। हमने मदद भी किया पिछले चुनाव में, सिर्फ इसलिए कि संविधान को बचाना है, फासिस्ट ताकतों को हराना है, और जो उसको चुनौती दे रहे हैं उनको समर्थन देना है। तो ये लक्ष्य तो हमारा आगे भी रहेगा। सपोज कीजिए हमने जिन ताकतों के लिए काम किया, कल वो फासिस्ट हो जाए तो फिर हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो ये बात भी तय करना है। और तय करना क्या, ये तय है। और दूसरी बात ये भी तय है कि इसको कैसे कार्यक्रम केंद्रित बना करके समूहों को कैसे अपनी इच्छा से उसमें कैसे वो शामिल भी हों और प्रयास करें। अब जैसे एक चर्चा ये भी आई है कि कुछ सदस्यता वाली बात उठी है, तो व्यक्तिगत सदस्यता पे अगर चाहें तो आप विचार कर सकते हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सदस्यता क्या कोई कैडर बेस्ड बनाना नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टियों का भी एक समय के बाद क्या हालत हो गई है आप देखिए, कुछ पार्टियों को देख सकते हैं। लेकिन बाद में जो पार्टियां संगठित हुई वो आज उनसे ज्यादा ताकतवर दिख रही हैं उन कैडर बेस्ड पार्टियों के समकक्ष। बिहार में अगर आप देखेंगे CPIM वगैरह जो हैं, पहले तो कहीं कोई ताकत नहीं, CPIM और तमाम सारी ताकतें। तो मुझे लगता है कि कोई हम राजनीतिक संगठन नहीं, हम नागरिक संगठन हैं। और नागरिक संगठन के नाते राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध समाज की ताकत को लाने के लिए निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता है और वो हम कर रहे हैं। हाँ, इसका विस्तार कैसे हो? तो विस्तार करने के लिए मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्रों को, आनंद जी ने भी कल बातचीत में 9-10 क्षेत्रों को सुझाया है कि इस प्रकार, जैसे सांप्रदायिकता का सवाल है, मान लिया लोकतांत्रिक और चुनाव सुधार, राजनीतिक सुधार का सवाल, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उसी प्रकार से शिक्षा का सवाल है, उसी प्रकार से कई नागरिक स्वतंत्रता को कैसे मजबूत करेंगे। तो वो तो क्षेत्र आप चुन सकते हैं और क्षेत्र में लोग अपनी अपनी इच्छा और स्वीकृति से, सहमति से, इसमें हम लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के झंडे के तहत जो है
इस विषय पर काम करना चाहते हैं। तो विषय केंद्रित और कार्यक्रम केंद्रित और एक्शन और रिस्पॉन्स दोनों, एक्शन भी होगा और रिस्पॉन्स भी, उसको जो है कैसे इकट्ठा करेंगे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारा, जो करना भी चाहिए और कोशिश भी हुई है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुई है, आनंद जी लगातार कोशिश करते रहे। बहुत सारी जो समविचारी संगठन हैं, जो लगातार कुछ लक्ष्यों पर एक समानता है हमारे साथ भी, उसके साथ लगातार संपर्क, लगातार उनके साथ काम करने की योजना, इसको कैसे मजबूती प्रदान करें कि जो जहां हैं विभिन्न क्षेत्रों में इन लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं, उनसे संवाद कैसे हो, उनके साथ या हम चलें वो हमारे साथ चलें, तो ये कैसे संभव हो, इसको अगर गंभीरता से विचार करें और उसके लिए अगर कोई कमिटी समन्वय करने के लिए कि कैसे बना सकते हैं, या एक ये भी एक्शन ओरिएंटेड टास्क फोर्स ही हो जाए, ऐसा वो समिति बन जाए, तो इसी पे काम करे, इकट्ठा करे लिस्ट को, कितने संगठन है, कुछ से संवाद हुआ है, कुछ से हम संवाद अभी तक नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं हो पाया है, संवाद करें। और जहां भी, चाहे हम 5 ही क्यों ना हो, इस धरती पे, भारत में पहले और दुनिया में भी जहां जुल्म है, अन्याय है, उसके खिलाफ संकल्प के साथ जितनी आवाज हो, कमजोर ही सही, आवाज जरूर उठाएंगे। ये विश्वास और ये संकल्प के साथ हम काम करें। मुझे लगता है कि हम जिन लक्ष्यों को लेके ये काम कर रहे हैं उस पर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि कोई एक ऐसी प्राथमिकता तय नहीं की जा सकती, जैसा कि समविचारी संगठनों के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं ताकि समन्वय में रहे। लेकिन ये तो तय है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान से जब से जुड़े हैं, ये तो प्राथमिकता में ऊपर है ही इसके लिए जो है, और वो जो बाकी संगठनों के साथ भी जो काम कर रहे हैं इसी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के लिए, ताकि समविचारी संगठनों से संवाद हो। एक तो ये तय है। रही बात कि कितना समय, भाई जो अभी फिलहाल हम नौकरी में भी हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ भी 10 मिनट क्लास में जरूर लोकतांत्रिक मूल्यों की, जो मैं वाणिज्य विज्ञान का हूँ, तो किसी न किसी माध्यम से ये चर्चा हम करते ही हैं। तो निसंदेह जो है, बाकी 10% को खर्च करके ये 90% को हड़प लिया है। 10% जो सांप्रदायिकता भाव है, हिंदुत्व है, इसको खर्च करके वो बाकी सारा ले गया है, तो वो तो ले गया है। इसके बाद क्या करेंगे? स्वल्पकालीन आंदोलन में हम कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को फिर सत्ता में लाएं, ये वो नहीं आ पाए, फिर भी करेंगे क्योंकि हम प्रस्तुत अभी तक नहीं हुई कि कोई दूसरा विकल्प देश में बन जाए, फिर भी लाएंगे। तो उस समय के बाद, 10-15 साल के बाद कह रहा हूँ, इस दीर्घकालीन सोच रखते हुए, अगर कांग्रेस भी आ गया और देश के जो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व एक सबल नहीं, बेकारी समस्या है, शिक्षा समस्या है, हजार समस्या है जो कांग्रेस खिलाफ नहीं कर पाया। 50 दशक शासन करते हुए भी कांग्रेस ये सब समस्या का समाधान नहीं कर पाया, तो फिर वो आ जाएगा। वो जो इकोनॉमिक पॉलिसी कांग्रेस का है, कोई बोल रहा था, मैं भी यही बोलता हूँ कि कांग्रेस का इकोनॉमिक पॉलिसी बीजेपी का इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई तफावत ही नहीं है, जबकि हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, तो इसी कारण से मैं ये थोड़ा समझने के लिए बता रहा था कि तो इसीलिए कांग्रेस जो हम लोग का पूरा विकल्प बन जाएगा भारतवर्ष में, देश में, और हमारा सपना सफल हो जाएगा, ये भी नहीं। 5 साल के बाद उस समय का स्थिति हमारा क्या होगा, फिर हम क्या बीजेपी को लाएंगे, फिर उनके लिए काम करेंगे, जैसे कि आंदोलन का रिजल्ट हुआ कि जैसे जन आंदोलन का देश भर का रिजल्ट निकला कि कांग्रेस के खिलाफ लड़े और बीजेपी आ गया, तो फिर यही बात करेंगे। आज भी हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ता है जब हम जाते हैं लोगों के पास कि आप लोग तो कांग्रेस के खिलाफ लोग थे, आप कैसे फिर आके कांग्रेस के काम कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है पॉलिटिकली जब हम जाते हैं जनता के बीच। तो इसी कारण से ये जो संगठन हम लोग, मेरा जो अपेक्षा है, हमको ये संगठन देश में एक राजनीतिक विकल्प दे पाएगा या नहीं, इसको भी स्पष्ट करना है। संगठन का दायित्व मेरा नहीं, ये संगठन का दायित्व है कि देश में आगामी 10 साल 15 साल 20 साल लग सकता है, लेकिन एक राजनीतिक विकल्प के रूप में काम कर पाएगा या नहीं, ये मेरा पहला अपेक्षा है। अगर नहीं कर पाएगा तो मैं तो राजनीतिक आदमी, मैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूँ। अभी तक व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए आज की स्थिति में पार्लियामेंट पॉलिटिक्स के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं।
इसके लिए उसको बदलने के लिए हम जितने रैली करें, विक्षोभ करें, धरना करें, अनशन करें, शिविर करें, शिक्षा व्यवस्था, ये पार्लियामेंट्री व्यवस्था, पार्लियामेंट्री लोग ही बदलेंगे, हम नहीं बदल पाएंगे। तो इस कारण से हमको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में विश्वास करना है, रखना है। मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि आप प्रत्यक्ष रूप में इसमें विश्वास रखिए या परोक्ष रूप में रखिए। मैं आज ये थोड़ा 1-2 मिनट समय ले लूँगा। मैं आप क्यों संगठन बनना चाहिए, क्यों पार्टी बनना चाहिए, उसके साथ साथ किस मुद्दे पर अभी हम लोग करें, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण किस मुद्दे पर काम करें, उस पर कंसंट्रेट होकर बोलिए, ये बोलिए अब क्यों बनना चाहिए, परिस्थिति क्या है। यही बात है, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मेरा ये अपेक्षा है कि ये एक राजनीतिक विकल्प के रूप से बने, जैसे कांग्रेस बना था आज़ादी के समय। वो सब बहुत सारे विचारधारा के रूप में उसके शामिल हुए थे, तो इसलिए इसको इस तरह का लिया जाए, बहुत सारी विचारधारा को भी सम्मिलित किया जाए और एक विकल्प शक्ति के रूप से इसको बनाया जाए। और इसमें मेरा जो योगदान होगा मैं इसमें जरूर दूंगा। इसलिए मेरे प्रस्ताव भी था कि जैसे आप लोग 26 के तो कार्यक्रम में आएगा, मैं तो फिर भी कर दे रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा काम करने में। कि जैसे आप 125 सीट चुने थे 2025 के इलेक्शन में लड़ने के लिए, इस समय 29 के लिए भी आज से कम 100 सीट लड़िए। और इसमें मेरा जिम्मेदारी में 1, 2, 4, 5 जहाँ जो भी देंगे मैं इसमें पूरा समय देकर राजनीतिक कार्य करूँगा। ये मेरा वक्तव्य है। और मेरा ये भी कहना है कि अभियान से हम ज़्यादा दूर नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ कार्यक्रम लेके हम बनेंगे, एक संगठन बनाएंगे। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको संगठन बना दीजिए, ये भी संभव नहीं है, लेकिन अभियान इसका ये लक्ष्य रखे कि आप बहुत सारे संगठन को मिला के इसको भविष्य में एक दृढ़ संगठन के रूप दिया जाए, सदस्यता किया जाए, नहीं तो हम लोग ज़्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस इतना है। साथियों, हम लोगों ने आज के विषय को 3 भाग में बांटा है। वो पेपर दे दीजिए किशोर जी, किशोर वो पेपर दीजिए, आपको नहीं मिला तो दूसरा दीजिए। और इसको 3 भागों में बांटा है, जिसका क्रम अभी चल रहा है संगठन की दिशा का। दूसरा जो होगा वो होगा कार्यक्रमों या आयोजनों का, विशिष्ट कार्यक्रमों या आयोजनों के प्रस्ताव होंगे। और तीसरा होगा संगठन और कार्यक्रम संबंधी निष्कर्ष और निर्णय। अगर आप अलग अलग नहीं बात कर पाते हैं तो मिक्स करना पड़ेगा, वो निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं तो आप पहले पार्ट में आप अभी बात रखिए, उसको पूरा करेंगे, फिर दूसरे को कुछ नहीं करेंगे। तो इस क्रम में गोविंद चौहान जी को महाराष्ट्र से हमने भैया, मैंने इस बारे में एक तो 2024 के पत्रिका में मैंने अपना लेख छापा था और कल एक पर्ची दिया था जिसका नाम था सामाजिक ऐक्य और राजकीय पर्याय। उसके ऊपर जो उसमें निष्कर्ष निकला था, तो मैं इतना स्पष्ट है हमारा कि हमने कल बहुत सारी बातें कर ली है, प्रॉब्लम समझ गए हैं। अब हमको ये संगठन का रूप कैसा होना चाहिए ये देखना है। मेरा एक आपसे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप समझ सके गहराई से कि समस्या क्या है। वो समस्या यह है कि मेरी यदि गगरी है तो वो नीचे से यदि फुटकी है तो उसमें आप कितने भी पानी डालो तो वो ठहरेगी नहीं। तो हम लोग देखना पड़ेगा कि गगरी कहाँ फूटी है या उसको कैसे बांध कर सकते हैं। पहली बात, हम हैं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान वाले लोग, और लोकतंत्र अभी या इसके पहले 75 साल के पहले भी चाहे भी कोई 50% के ऊपर होगा, आज तो 10% भी नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे इसलिए कि लोग हम जो है नागरिक हैं और हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये जनता कैसी सशक्त हो, जनता कैसी एक हो और जनता को क्या अधिकार देना चाहिए या उनके अधिकार क्या हैं। सारा देश तो उनका है, लोकतंत्र भी उनका है, फिर वो विभाजित क्यों है और अलग अलग राजकीय पक्षों में चले क्यों गए हैं, और हम आपस में जो जितने भी संगठन हैं अलग अलग जो लड़ रहे हैं तो वो भी अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों की तरफ से अपने उम्मीदवार या अपने प्रत्याशी या अपने प्रतिनिधि चुनने का काम हम ये अभियान करें। और यदि ये करते हैं तो हमारी सभी समस्याएं आप कम हो जाएंगी। मैं मानता हूँ कि आज बीजेपी आरएसएस बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बीच फैला रहे हैं समाज में,
लेकिन यदि हम लोकतंत्र को बचा लेते हैं तो ये विष कुछ नहीं रहेगा और हम इतने मजबूत हो जाएंगे, लोकतंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि दुनिया इसके तरफ देखेंगी, दुनिया, भारत नहीं, दुनिया देखेंगी। आज कोई भी देश में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुन रहे हैं और उसको खड़ा कर रहे हैं। भले चुन के आज आएगा नहीं आएगा वो दूसरी बात है, उसके तरीके ढूंढे जा सकते हैं। हम लोकतंत्र को बचाना है तो हमारा लोग कहाँ है और वो लोग कितने प्रभावी है, कितने प्रगल्भ है, कितने सोचने वाले हैं, उनको सोचने वाले कैसे बना सकते हैं। ये हम लोग यही काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। और उसका एक तरीका मैंने दिया है कि हम कोई राजकीय पक्ष वाले नहीं रहेंगे, लेकिन हम ये ताक अड़ाएंगे कि लोग कोई भी राजकीय पक्ष अपना उम्मीदवार खुद देता होगा तो देते रहे, हम अपना काम करेंगे कि हम जनता में से अपना प्रतिनिधि देंगे और उसको बोलेंगे कि है हमने दिया है। ये हो गया सर, 5 मिनट का होना नहीं, 5 मिनट आपसे एक बात को लोकतंत्र करना है, प्रतिनिधि चुनना है, खाली आप उसके आगे मैंने सर एक प्रस्ताव किया था, बार बोल रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद सर, कि हम एक ऐसा राजकीय पक्ष चुने जो कोई भी हो सकता है या नया भी हो सकता है या आप खुद भी बना सकते हैं। उसमें एक 3 कंडीशन मैंने रखी है कि उस पक्ष का कोई भी पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा, उसके घर के लोग भी नहीं चुनाव लड़ेंगे, उसका कोई भी जिला लेवल का भी कोई भी होगा पदाधिकारी तो वो और उसके घर के कोई भी खड़े नहीं होंगे। दूसरी बात कि वो लोकतंत्र की ही सुनेगा कि आप उम्मीदवार दीजिए, हम उसको टिकट देंगे। तीसरी बात, अब वो लोकतंत्र वो हमको मनाना पड़ेगा। तीसरी बात कि लोकतंत्र ऐसी भूमिका निभाए कि उस राजकीय पक्ष को सलाहकार के रूप में काम करे, अपनी सलाह दे और उसको मजबूर करे कि वो अपने निर्णय प्रक्रिया में रखे और यदि उसके खिलाफ कुछ निर्णय होता है तो वो भी सार्वजनिक करे। ये 3 कंडीशन जो भी राजकीय पक्ष अपनाएगा, मानेगा, उस राजकीय पक्ष को हम सपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम उम्मीदवार चुनने का काम कर सकते हैं। ये और ये यदि नहीं होता है, कोई राजकीय पक्ष मानेगा भी नहीं ऐसा, तो हम अपना खुद का एक राजकीय पक्ष निकाल सकते हैं जो यही काम करेगा कि वो लोग खुद जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके घर के लोग भी नहीं लड़ेंगे और वो उस पक्ष में ये सुविधा होगी, व्यवस्था होगी कि लोकतंत्र जो पक्ष देगा, उम्मीदवार देगा, उसको करेंगे। और एक आखिरी, यदि ये सोचने की आपको दे रहा हूं कि यदि लोकतंत्र को ही हम रजिस्टर कर लेते हैं राजकीय पक्ष करके, थोड़ा पूरा सुनिए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम राजकीय पक्ष जैसा काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तरीके ये होंगे कि हम उम्मीदवार देंगे और फिर यदि जब लगा हमको कि कोई राजकीय पक्ष इसके लायक नहीं है तो हम अपना पर्याय देंगे चुनाव में। ये आखिरी बोल के मैं धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं हिमाचल से हूँ और संगठन तो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान है ही, क्योंकि इसके तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं और इसी को मजबूत करना है। अब हिमाचल में हमने इकाई बनानी है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जैसे और संगठन या राजनीतिक संगठन की बात बीच में आ रही है, तो मेरा तजर्बा रहा है पिछले 2017 से कि अब जैसे हिमाचल जैसे स्टेट है तो वहाँ और राजनीतिक दल बनने की गुंजाइश बहुत कम है, लोग बटे हुए हैं और उसमें दिक्कतें, नया संगठन खड़ी करने में दिक्कतें काफ़ी आती हैं। सबसे ज़्यादा तो लोगों की अपनी, हर आदमी जो है सत्ता की तरफ भागता है, तो लोगों का जो अपनी सोच है और अपनी आवश्यकताएं हैं उसके मुताबिक लोग जुड़ते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। तो एक अभियान के रूप में हम
जो सामना संगठन है उनको साथ लेकर जो है हम अपना जो अभियान है, जो अपना जो कार्यक्रम है उसको आगे ले जा सकते हैं। तो हिमाचल में हम उसी लाइन पर चल रहे हैं कि एक अम्ब्रेला कहें या एक दूसरों के साथ मिलके जो है हम लोग काम करें। जो दूसरे संगठन चाहे वो राजनीतिक हैं चाहे जो गैर राजनीतिक हैं उनके साथ, या जो नागरिक संगठन भी हैं उनके साथ मिलके हम लोग काम करें। तो हम हिमाचल की इकाई उस हिसाब से बनाएंगे। तो अभी हमें इसी में काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, साल 2 साल। और जैसे बात हो रही है 2029 चुनाव की, तो उस परिस्थितियों में कैसे स्थिति बनती है और कैसे हम लोग इसी में जुड़ सकते हैं, जब हमारा क्या कार्यक्रम बनता है उसके हिसाब से हम अपने को तैयार करें। लोगों को जोड़ना हमारा काम है, जुड़ते रहें, काम करते रहें और अपनी जो स्वीकार्यता है वो स्थानीय लोग स्तर पर हम लोग बनाते रहें, तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। कार्यक्रम बहुत जरूरी है इसमें। मैं जैसे हम संघ की बात करते हैं तो संघ ने अभी अपने इस वर्ष के लिए 1 करोड़ लोगों के घरों तक जाने की बात कही है अपने लोगों को, और साथ में बुद्धिजीवियों की जो है वो कहीं मीटिंगें करेंगे और जो अपना पक्ष है वो उनके सामने रखेंगे तो वो गुप्त एजेंडा जो उनका होता है। तो इस प्रकार उनको काउंटर करने के लिए हमें भी जो है अपने अपने स्तर पर लोगों के घरों तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए, और जो भी बुद्धिजीवी हैं 8, 10, 15 जो भी हम अपने स्तर पर कर सकें, जहाँ जहाँ भी कर सके, पूरा साल का हम एक अपना कार्यक्रम लेकर जाएं और लोगों को अपनी बात भी रखें, लोगों की बात भी सुने और उनके जो संघ का पक्ष है वो भी क्लियर किया जाए कि देश में क्या स्थितियां बन रही हैं। तो इस हिसाब से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे वो जरूर हमारे साथ देंगे। तो मैं ऐसा कह के कि हिमाचल का संगठन बनाने का हम अभियान के रूप में कोशिश कर रहे हैं। महीना 2 महीने या 3 महीने में हम एक सम्मेलन करने की भी बात सोच रहे हैं। तो देखते हैं हम आगे कैसे बढ़ते हैं। तो मैं यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। संध्या नमस्कार साथियों, अभी बहुत सारे लोगों की बात सुन रही थी। तो लोकल आंतरिक राष्ट्र निर्माण अभियान को किस दिशा में जाना चाहिए इसके बारे में मैं सोच रही थी। जैसे कि उसका संगठन कैसे बने, तो पहले तो संगठन की जो आदर्शवाद है या उसके जो मूल्य है वो हमें तो मिले हैं विरासत में। हम चांद्रिका संघर्ष माइन में थे, गांधी जी से ये थे, लेकिन आज के इसमें ये मूल्यों में ही इतना परिवर्तन हो गया है और वो आरएसएस ने यानी संघ परिवार ने लाया है। तो ये लड़ाई मूल्यों की है, पहली लड़ाई मूल्यों की है। वो जो विचार है, हमारा जो विचार है वो फीका पड़ता जा रहा है और संघ विचार बहुत ये हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब मैं मिलती हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, सबके साथ जब इंटरेक्शन होती है, इवन इंस्टीट्यूशंस में भी एक जमाना था कि जो हमारा विचार है वो बहुत प्रबल था। कांग्रेस सरकार कैसी भी हो, लेकिन विचार तो वही था। लेकिन आज सब संघ के विचार के प्रभाव में आते जा रहे हैं और जो उनके प्रभाव में नहीं है उनको वो ढकेल दे रहे हैं। तो पहली बात, हमारी लड़ाई ये विचारों की लड़ाई है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और विचारों की लड़ाई के लिए, विचार का परिवर्तन करने के लिए उस तरफ का संगठन होना चाहिए। संघ परिवार जो कुछ कर रहा है उसके लिए, वो विचार फैलाने के लिए उनके पास हजारों कार्यकर्ता हैं और वो हजारों कार्यकर्ता अपनी अपनी स्तर पर विचार का प्रचार भी कर रहे हैं और वहाँ की कुछ प्रोग्राम भी कर रहे हैं और लड़ाई थोड़ी बहुत भी लड़ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे और वो कार्यकर्ता कहीं नहीं जाएंगे, दूसरी कुर्सी पार्टी में नहीं जाएंगे और अपना विचार छोड़ के काम नहीं करेंगे। तो हमें ऐसी
ये चाहिए कि युवा संघर्षों में जेपी ने सपना देखा था कि परिवर्तन की दिशा में सप्त क्रांति के लिए काम करने वाली युवाओं की एक बहुत बड़ी संगठन तैयार होना चाहिए। वो हम भूल गए। अभी हमारे युवा तो एक तरफ कैपिटलिस्ट और एक तरफ हिंदुत्ववादी इसके लिए लड़े। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि हमारा संगठन अगर करना है तो उसको युवाओं के विचारों पर ये करना पड़ेगा संग, तो वो एक बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दूसरा टारगेट ग्रुप होगा हमारे ग्राम सभा 73 और 74 अमेंडमेंट। उसमें तो ये विकेंद्रित लोकशाही का वो बहुत अच्छा एक ढांचा उसमें है। वो परफेक्ट है ऐसा नहीं भी बोल सकती, लेकिन वो 73 और 74 इसके बारे में हम कुछ काम कर सके और ये कर सकते हैं। इसके बारे में हम अपनी सोच और बढ़ानी पड़ेगी, उसके बारे में लोगों को सचेत करना पड़ेगा। पूरे देश में तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम गांव के प्रॉब्लम के लिए या शहर के प्रश्न के लिए वहीं के वहीं लड़ सकते हैं, वहीं के वहीं संगठन खड़ा कर सकते हैं। और ऐसे अगर 100 जगह भी संगठन हो गए तो एक अपनी ताकत बनी रहेगी। तो विकेंद्रित और केंद्रित का जो सवाल है, विकेंद्रित में अगर हम संघर्ष करना सीखें तो केंद्रित एक संगठन तैयारी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब ये हो गई विचारों की बात। प्रोग्राम के सिलसिले में मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो संगठन है वो ठीक ही है। उसमें एक है कि हमने ऐसा किया था कि भाई लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में हम शामिल हुए तो एक ऊपर में एक ग्रुप था और उन्होंने हर जगह अप्रोच किया और जो जो लोग वो विचार थे उनको इकट्ठा किया। तो वो एक विचार करने वाला और एक आशा निर्माण करने वाला और आइडिया देने वाला एक ग्रुप जरूर होना है। वो कैसे बने वो अभी अपने पास है ही वो। और जिला लेवल पर हमें लोकतांत्रिक का यूनिट बनना चाहिए। वो एक यूनिट हर जिले में हमारा लोकतांत्रिक का यूनिट लिखा है। वो लोकतांत्रिक अभियान का एक कुछ नाम लेके नहीं, तो वो कुछ लोग हों कि जो मेन लोकतांत्रिक के बेसिक यूनिट बनाए, लेकिन वो एक खुला यूनिट हो और वो बाकी जो संगठन है जो इसमें आस्था रखते हैं और हिंदुत्व और कैपिटलिस्ट का विरोध करते हैं उनके साथ जुड़ के वो जिले में प्रोग्राम चलाए। तो इस ढंग और वहाँ पे जो कुछ मुद्दे हैं उसके लिए संघर्षक है, वो बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो, तो वो जिला स्तर पर ही होना चाहिए। और जिले में एक संगठन ऐसा होना चाहिए लोकतांत्रिक का कि जो लोगों के मुद्दे लेके लड़े और वहीं पे लड़े। और दूसरी वहाँ की जो ग्राम सभाएं हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या महानगर पालिका है, उसके जो लोक प्रतिनिधि है उन पर भी एक दबाव बने। हम तो पूरे देश में दबाव मारने की स्थिति में अभी तो नहीं है, लेकिन हम इतनी स्थिति में जरूर होंगे। तो उसमें लिए वो एक ग्रुप यानी लोकतांत्रिक का जो जिला का यूनिट है वो इसके लिए भी काम करे। और युवक उनके बारे में जैसे राष्ट्र सेवा दल जैसी संगठन है, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को ये करने के लिए वो ज़्यादा फैली नहीं है, महाराष्ट्र में लिमिटेड है, ज़्यादा यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वैसी भी संगठन होना चाहिए। वो हमेशा काम करना चाहिए और युवाओं के साथ हमेशा बातचीत करके हमें ये मूल्य क्योंकि हम जो इसमें आए हैं तो जो जेपी ने बताया वो मूल्य इतने सालों के बाद भी हम वो भूले नहीं। तो इसका एक जो प्रभाव है वो राजकीय इसके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा था तो वो प्रभाव हमें भी लाना चाहिए कि ये मूल्य कैसे, उसमें अम्बेडकर जी का भी हम परिचय कर सकते हैं। तो युवकों में अम्बेडकर, गांधी और जयप्रकाश के विचार को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचाना ये बोलना है, बस इतना ही। क्षितिज, संगठन के बारे में कल भी हमारी चर्चा हुई और एक मुद्दा जो मैंने उपस्थित किया था उसमें कि जो नए लोग जुड़ेंगे, आप सारे लोग पहले तो हम इतने अलग अलग संगठनों से पहले रहे हैं
और सारे एक साथ इसलिए आ सकते हैं कि शायद उन सारे संगठनों के मूल उद्देश्य समान है, इसलिए हम सारे एक साथ एक अभियान के तहत साथ आ सकते हैं। दूसरा, आप लोग इन संगठनों में जुड़े, कार्यकर्ता बने, कार्यकर्ता प्रशिक्षण हुए और फिर आप इतने जिसे कहें हार्डकोर कार्यकर्ता बने कि आज भी आप उन संगठनों से, उन विचारों से जुड़े हैं, उन विचारधाराओं पे काम करते हैं। तो फिर जब नए लोगों को हम जोड़ेंगे तो क्या उन्हें कोई संगठन की जरूरत नहीं होगी क्या? तो ये एक सवाल मेरा कल था और इसके लिए हमें सोचना होगा। ये बराबर है कि हम कार्यक्रम केंद्रित संगठन की शुरुआत भी कर सकते हैं और कार्यक्रम केंद्रित जब मैं इस कार्यक्रम को सोचता हूँ तो अगर हम केवल केंद्रित कार्यक्रम न लेंगे कि केवल एक अधिवेशन हो रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम तो हम नहीं करेंगे केवल। उसके अलावा हमारे जगह जगह पर लोकल भी कार्यक्रम हो सकते हैं। कार्यक्रम का मैं थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे निर्भय बनो नाम से महाराष्ट्र में इलेक्शन के पहले शहर शहर कार्यक्रम हुए और वहाँ शहर शहर जिला जिला कमेटियां बनी। वैसा ही हमने यानी श्याम मानव जी के साथ हमने लोकशाही बचाओ, संविधान बचाओ इस नाम से कार्यक्रम किए। वहाँ जिला जिला में लोग जमा हो। अब ये जो लोग जुड़ेंगे उनको जोड़ के रखने के लिए हमको कुछ न कुछ संगठन वहाँ पे स्वरूप देना ही होगा, वो भले ही कार्यक्रम के हिसाब से होगा। तो इनके बोलने के बाद आ रहे तो कार्यक्रम केंद्रित हम बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं और इसमें मुझे लगा कि जो अलग अलग कार्यक्रम हम करेंगे उसमें अलग अलग नए लोग अगर जुड़ेंगे तो उनका साथ में एक अगर कार्यक्रम, उनका कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर भी हो, उसका कैसे स्ट्रक्चर बने ये अलग से सोचा जा सकता है, पर उनका एक, ताकि जिन विषयों से वो जुड़े हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर हम काम कर रहे हैं या बेरोजगारी को लेकर हम काम कर रहे हैं, जो भी हम अलग अलग काम कर रहे हैं, वो इंसान को वो शिक्षा के लिए जुड़ा पर उसको बाकी समस्याओं के बारे में भी पता हो, उसका प्रशिक्षण हो, तो वैसे फिर हम एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम की जो हम समितियां बनाएं, वो समितियां रेगुलर मीटिंग करें, यानी जो एक हमारी 15 दिनों में एक मीटिंग होती है रेगुलर और जिसके कारण हम अभी भी जुड़े और आगे बढ़ रहे हैं, वैसा ही पर कार्यक्रम समितियों की मीटिंग ज्यादा रेगुलरली हो। जैसा कि एक मीडिया का हम करते हैं तो मीडिया का मैं चाहूंगा कि हमारी मीटिंग हर 2 दिन में 3 दिन में हो, ताकि रोज के हम कार्यक्रम तय कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ज्यादा रेगुलर मीटिंग उसकी हो, ऐसा मैं ऑनलाइन मीटिंगों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक अगर हम संगठन का वेबसाइट बना पाए तो जल्दी से लोगों तक ये जानकारी, एक पता होता है ऑनलाइन कि कहाँ पे देख के हमको इस अभियान की जानकारी मिलती है, बहुत उसके लिए खर्चा भी नहीं लगता, तो वेबसाइट हमने जरूर बनानी चाहिए, ऐसा मेरा होगा। हाँ, और जो हम संगठन जो भी बनाए, कार्यक्रम की समितियां बने, जो भी बने, वो डायनेमिक हो। शुरू में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग कार्यक्रम हम शुरू करें और कार्यक्रम में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से हम समितियां बनाएं, पर वो समितियां बनने के बाद भी अगर कुछ लोग इनएक्टिव हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो उन्होंने भी आज से ही जब उनको हम बना रहे हैं, कोई समिति में पद दे रहे हैं, तो उनको बता के रखे आप एक्टिव हो तब तक पद पे रहिए, जब आप एक्टिव नहीं रह सकते तो आप खुद ही बोलिए कि नहीं मैं अभी वक्त नहीं दे सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ दिनों के लिए किसी और को इस पद पे बिठाएं, और वो उसमें हम उन्हें साथ में ही रखें। ऐसा नहीं कि उनको अगर हम पद से बोल रहे हैं कि आप हट जाइए, किसी और को करने दीजिए काम, तो उनसे कभी भी हम दूर न जाएं, उन्हें जोड़ के रखें, फिर भी प्यार से रिश्ता सभी के साथ हमारा रहे। क्योंकि आज कोई कम सक्रिय है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कम सक्रिय रहने वाला है, आज जो ज्यादा सक्रिय है ऐसा मतलब नहीं कि वो हमेशा सक्रिय रहेगा। तो एक डायनामिक हमारा स्वरूप हो, हम उसे बदलने में डरे नहीं कि किसी का अपमान हो जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा, उनको भी समझाएं, अच्छे संबंध रखें, हम उनको साथ में रखें। ये एक मेरे उसके पीछे सोच है। धन्यवाद।